गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का नर्सिंग एक्सपर्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। यस, दिव्या, राधे राधे, नीतू गुड इवनिंग, मोनी, तनुज, सैयद, अंजलि, कल्पना गुड इवनिंग सभी को। मैं बढ़िया एकदम तनुज, और आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। यस, गुड इवनिंग कल्पना। एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए बच्चों, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? हाँ, एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। और आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक, आपका प्रोसीजर। दिस इज द ईटी इंट्यूबेशन। और ईटी इंट्यूबेशन के अंदर हम ईटी ट्यूब का पूरा प्रोसीजर और यहाँ से क्या क्या एमसीक्यूज आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को अपन आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग सुदेश, सैयद, दीपाली, दिव्या। ओके, ऑल क्लियर। चलिए क्लियर, तो फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और क्लास स्टार्ट होने के साथ साथ एक बार क्लास को अपने सभी साथियों तक शेयर कर दो, मैक्सिमम बच्चे अपने साथ जुड़ पाएं। यस, वेरी गुड इवनिंग दिव्या। हाँ जी, बात करते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की। यस, बात करते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की। और सबसे पहले बात करते हैं कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है क्या। यस, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसे हम एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कहते हैं। जस्ट 1 मिनट बच्चों। हाँ, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, अगर मैं कहूं कि आपके अंदर हाँ, आपकी ट्रेकिया के अंदर किसी ट्यूब को इंसर्ट करना, किसी स्पेसिफिक ट्यूब को इंसर्ट करना, और ऐसी कंडीशन को अपन नाम देते हैं दिस इज द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। दिस इज द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। यहां पर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के क्या क्या पर्पज होते हैं, को क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर अपन एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन कर सकते हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए। यस, दिस इज द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। अपन ने कहा व्हाट इज द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, और हम कह सकते हैं दिस द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ ए स्पेशियल ट्यूब। किसी स्पेशल ट्यूब को आपके अंदर इंसर्ट करना, और इंसर्ट कहाँ पे करना है, ट्रेकिया में करना है। किसी स्पेसिफिक ट्यूब को ट्रेकिया में इंसर्ट करना, दिस इज द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। यहां पर आपको सामने एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम के अंदर अपन ने ईटी इंट्यूबेशन के प्रोसीजर को बताया है। यहां पर अगर इस डायग्राम पे आप फोकस करोगे तो यहां से आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन, यहां पर आपको लेरिंगोस्कोप देखने को मिलता है। यस, लेरिंगोस्कोप से अपन क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। आगे हम डिटेल से लेरिंगोस्कोप के बारे में बात करेंगे कि ये किसका विजुअलाइजेशन करता है, कितने टाइप का लेरिंगोस्कोप ब्लेड होती है, कौन कौन सी ब्लेड कहां पर काम में लेते हैं, तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। दिस द लेरिंगोस्कोप। इस लेरिंगोस्कोप के अलावा यहां पर आपको ईटी ट्यूब दिखाई दे रही होगी। हाँ, और ईटी ट्यूब में मैं कहता हूं कि ये जो पार्ट है वो पीछे का पार्ट कौन सा होता है, दिस इज द ट्रेकिया। हाँ, इस ट्रेकिया के अंदर हमने एयरवे को पेटेंट करने के लिए क्या इंसर्ट किया है, दिस इज द ईटी ट्यूब। और ईटी ट्यूब के साथ में एक आपको पायलट बेलून दिखाई दे रहा होगा। हाँ, पायलट ट्यूब दिखाई दे रही होगी। और ये जो पायलट ट्यूब है, ये इस बेलून को, यस, ये जो ट्यूब है ये इस बेलून को, ईटी ट्यूब के बेलून को इन्फ्लेट करने का काम करती है। और इन्फ्लेट कर देंगे तो उससे क्या होगा, प्रेशर मेंटेन होगा। तो सिंपली मैं कह सकता हूं एक ऐसी, हाँ, ट्यूब जिसे अपन एंडोट्रेकियल ट्यूब कहते हैं, और उस ट्यूब को आपके एयरवे के अंदर इंसर्ट करना, इंसर्ट करने की जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को अपन नाम देते हैं दिस इज द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। दिस इज द एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हाँ, यहां पर सेम वही डायग्राम है। चलिए आओ पहले बात करते हैं कि ईटी ट्यूब से अपने को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या, हाँ, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ईटी से पूछे जा सकते हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग पूनम। हाँ, आ जाओ। ईटी से अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन की बात करूं तो आपके सामने जो ट्यूब दिखाई दे रही है दिस इज द ईटी ट्यूब। और ईटी ट्यूब के अंदर आपको साथ में क्या दिखाई दे रहा है, कफ दिखाई दे रहा है। तो हम कहते हैं दिस इज द ईटी ट्यूब। लेकिन ईटी ट्यूब कौन सी है, दिस इज द कफ्ड ईटी ट्यूब। दो तरह की ईटी ट्यूब होती है, एक कफ्ड ईटी ट्यूब होती है और एक प्लेन ईटी ट्यूब होती है। चलिए
आओ सुनो, यहां पे आपको बेलून इन्फ्लेट हुआ हुआ दिखाई दे रहा होगा, कफ इन्फ्लेट हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो दिस इज द कफ्ड ईटी। हाँ, एग्जाम के अंदर कई बार आपको प्लेन ईटी दी जाती है, कई बार कफ्ड ईटी दी जाती है। इस बेलून से, इस कफ से अपन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पर्पज पूछे जाते हैं, इंडिकेशन पूछे जाते हैं। आइए, इसके अलावा यहां पर एक छेद दिखाई दे रहा होगा, इस छेद को अपन कहते हैं मर्फी आई। और ये जो मर्फी आई है, ये मर्फी आई क्या करता है, यस, चैट सेक्शन में बताइए व्हाट इज द पर्पज ऑफ मर्फी आई, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मर्फी आई। आपको सामने इस ईटी ट्यूब के ऊपर वाले पार्ट के अंदर एक छेद दिखाई दे रहा होगा, और इस छेद को अपन नाम देते हैं मर्फी आई। बच्चों, इस मर्फी आई का, हाँ, इस मर्फी आई का मेन पर्पज क्या होता है, मर्फी आई का मेन पर्पज क्या होता है। यस, गुड इवनिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, राधे राधे। यस राधे, गुड इवनिंग। हाँ, मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आपकी मर्फी आई का, हाँ, मर्फी आई का मेन पर्पज क्या होता है। यस, कफ्ड ईटी एडल्ट में काम में लेते हैं, अनकफ्ड बच्चों में काम में लेते हैं। आगे अपन दीपाली स्पेसिफिक एज फैक्टर के साथ बात करेंगे, किस एज ग्रुप तक आप कफ्ड काम में लोगे और किस एज में आप अनकफ्ड काम में लोगे। हाँ, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा, व्हाट इज द, हाँ, पर्पज ऑफ मर्फी आई। यस, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मर्फी आई। मर्फी आई का पर्पज क्या होता है, एयर एक्सचेंज करवाना। तो वो तो आपके ट्रेकिया का जो ईटी ट्यूब है, इस ईटी ट्यूब का छेद भी करवाता है, तो अपन ने साइड में मर्फी आई क्यों दे दी। हाँ, अगर किसी कंडीशन में मैं कहूं ये ट्यूब है और ये ट्यूब ब्लॉक भी हो रही है, तो मर्फी आई आपका कंटिन्यूअस वेंटिलेशन करवा सकती है। यस, मर्फी आई आपका कंटिन्यू क्या करवा सकती है, वेंटिलेशन करवा सकती है। यस, गुड इवनिंग प्रीति सोनिया। यस, गुड इवनिंग बच्चों। तो मैंने कहा मर्फी आई साइड में एक छोटा सा छेद है, और इस छोटे से छेद के कारण कंटिन्यूअस वेंटिलेशन होता रहता है। तो एयर एक्सचेंज प्रॉपरली करवाने के लिए क्या प्रेजेंट है, मर्फी आई है। ये छेद तो करवाता है, लेकिन अगर इन केस ये छेद ब्लॉक हो जाए, मैं कहूं इसको आपकी म्यूकोजल वाल कवर कर ले, आपकी ट्रेकियल वाल कवर कर ले, तो हम कहते हैं कि ये मर्फी आई की मदद से वेंटिलेशन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। अगर आपकी ईटी ट्यूब थोड़ा आगे की तरफ चली जाती है, म्यूकोजा के टच हो जाती है, हाँ, मैंने कहा इस ईटी ट्यूब को मैंने आगे की तरफ इंसर्ट किया और ये म्यूकोजा को कवर कर गई, म्यूकोजा ने इसको टच कर दिया, म्यूकोजा इसके टच में है, तो एयर एक्सचेंज इधर से नहीं होगा, तो मर्फी आई से कंटिन्यूअस एयर एक्सचेंज हो सकता है। तो दिस इज द, यस, एक क्या करेगी, हेल्प करेगी, एयर एक्सचेंज में साथ में क्या करेगी, हेल्प करेगी। वेरी गुड। चलो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनो कि जो कफ है, वो कफ कहां है, मर्फी आई के बाद में होता है। हाँ, सबसे नीचे आपका छेद है, इस छेद के बाद क्या है, मर्फी आई है, और उसके बाद क्या है, आपका कफ है। अगर हम कफ को इन्फ्लेट कर देते हैं तो फिर एस्पिरेशन की रिस्क खत्म हो जाती है आपके, हाँ, सिक्रेशन एयरवे के बजाय, हाँ, आपके जो जीआईटी सिक्रेशन है, वो जीआईटी सिक्रेशन एयरवे के अंदर जाना बंद हो जाते हैं, यानी प्लान बी काम करती है मर्फी आई। यस, वेरी गुड, प्लान बी काम करती है। प्लान ए तो अपना सामने से था, लेकिन अगर प्लान ए फेल हो गया तो प्लान बी की तरफ अपने चले जाते हैं तनुज। ओके, चलो आओ आगे आओ। मैंने कहा इसके बाद क्या पाया जाएगा, आपका कफ पाया जाएगा। कफ का मेन काम होता है सिक्योर करना, और सिक्योर करने के साथ साथ ये क्या करता है, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। चलो, तो ये हमने कफ से रिलेटेड बात की है। इसके अलावा यहां पर आपको रेडियो ओपेक लाइन दिखाई दे रही होगी, और रेडियो ओपेक लाइन होती है, तो इस रेडियो ओपेक लाइन की मदद से अपन जब चेस्ट एक्सरे करते हैं, तो चेस्ट एक्सरे में अपन इस ईटी ट्यूब की साइट को लोकेट कर सकते हैं। अगर मुझे ईटी ट्यूब की साइट को लोकेट करना है कि किस जगह तक ईटी ट्यूब का डिस्टल पार्ट गया है, तो मुझे चेस्ट एक्सरे में जो दिखाई देगी वो क्या होगी, दिस इज द रेडियो ओपेक लाइन। इसके अलावा, हाँ, यस, हाँ, यस, क्या हो गया, रेबल। चलो, हाँ, एनजी ट्यूब के बारे में, हाँ, एनजी ट्यूब के बारे में तो अपन जब एनजी ट्यूब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अपन ईटी ट्यूब में एनजी ट्यूब कहाँ बात करेंगे, आ जाओ आगे सुनो। मैंने कहा यहां पर क्या होती है, डेप्थ मार्किंग होती है, इसके ऊपर मार्किंग होती है, इस मार्किंग के ऊपर डेप्थ लिखी रहती है, और इस डेप्थ पे अपन नॉर्मली कहते हैं 22 24 पे अपन क्या करते हैं ईटी को, हाँ, 22 पे अपन मोस्टली क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर डेप्थ मार्किंग लिखी रहती है। इसके अलावा ईटी में यहाँ पर एक कनेक्टर होता है, और इस कनेक्टर को आप दूसरे आर्टिकल्स के साथ जोड़ सकते हो। इस
कनेक्टर को आप दूसरे आर्टिकल के साथ जोड़ सकते हो। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कौन से ऐसे आर्टिकल है जिनके साथ आप इसे जोड़ते हो? तो अपन कई बार इस ईटी को जोड़ते हैं किसके साथ है? एम्बू बैग के साथ। कई बार इसे अपन जोड़ते हैं किसके साथ? एचएमई फिल्टर के साथ। चलो, कई बार हम इसे जोड़ते हैं किसके साथ? क्लोज सक्शन के साथ, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट कंडीशन। इसके अलावा मैं कहता हूं कई बार अपन इसे जोड़ते हैं किसके साथ है? दिस इज द केथ माउंट, केथ माउंट। हाँ, और इसके अलावा कई बार जोड़ते हैं डायरेक्ट किसके साथ है? वेंटिलेटर के सर्किट के साथ। आपकी ईटी का जो कनेक्टर है, कनेक्टर को किस किस के साथ है? मैं कहूं अगर मैनुअल वेंटिलेशन करवाना है तो आप एम्बू के साथ जोड़ोगे। अगर पर्सन लंबे टाइम से वेंटिलेटर पे है, आपको कंटिन्यूअस सक्शनिंग करनी है तो आप क्लोज सक्शन के साथ अटैच करोगे। इसके अलावा बैक्टीरिया के इंसर्शन को रोकने के लिए अपन एचएमई फिल्टर काम में लेते हैं। इसके अलावा एक डिवाइस आता है केथ माउंट। अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट गर्दन का मूवमेंट ज्यादा कर रहा है, ईटी के डिस्लोज होने के चांसेस ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में अपन केथ माउंट लगा देते हैं। ऐसी कंडीशन में अपन क्या लगा देते हैं? केवल केथ माउंट लगा देते हैं। और केथ माउंट लगा देते हैं तो मैं कहता हूं कि क्या इस ईटी का जो कनेक्टर है इसका डायमीटर क्या रहता है? फिक्स रहता है, यूनिवर्सल रहता है। दिस इज द 15 mm। ईटी का जो डायमीटर है वो कितना होता है? 15 mm होता है। यस सानू अंजू सर, आई एम ओनली हियरिंग साउंड इन द लेफ्ट ईयरबड, नथिंग ऑन द राइट साइड। हाँ, तो ये ईयरबड की खराबी है या वीडियो की, यूट्यूब की? यस, और किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है? हाँ, ये तो जादू। यस, और किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है? हाँ हाँ, मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया कि मैं केवल लोगों को लेफ्ट साइड से सुनाई दे रहा हूँ। हाँ, चलो आ जाओ, शाबाश। अपनी जो कनेक्टर की साइज है वो कनेक्टर की साइज क्या रहेगी? 15 mm रहेगी, यूनिवर्सल रहेगी। जितने भी एयरवे के डिवाइस होते हैं उन सब की साइज, जितने भी मैंने इधर लिखे हैं ना, हाँ इधर वाले जितने भी हैं उन सब की कितनी रहती है? 15 mm रहती है। चलो आगे आ जाओ। तो ये मैंने बात की है किससे रिलेटेड है? हाँ, ट्यूब से रिलेटेड। चलो कुछ बात और करते हैं बच्चों। हाँ, हमने अभी कहा कि इंट्यूबेशन किसे कहते हैं। आओ इधर आओ। मैंने कहा कि बच्चों इंट्यूबेशन किसे कहते हैं, तो आपने कहा कि हाँ, कि जब ट्यूब इंसर्ट करते हैं, किसी भी ट्यूब को इंसर्ट करना क्या कहलाता है? हाँ, ट्यूब को इंसर्ट करना क्या कहलाता है? दिस इज द इंट्यूबेशन। यस, ट्यूब को इंसर्ट करना क्या कहलाता है? हाँ यस, अभी रूपल आगे चलेंगे, वैसे वैसे सारी की सारी बातें कर देंगे, है ना? हाँ, सब बात कर देंगे। जब इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तब तक सारी की सारी बातें डिस्कस हो चुकी होगी। आलो, ट्यूब को इंसर्ट करना कहलाता है इंट्यूबेशन। कौन कौन सी ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं? तो हम कहते हैं दो तरह की ट्यूब होती है। एक होती है सुपराग्लोटिक, एक होती है सुपराग्लोटिक, और एक होती है दिस इज द इंफ्राग्लोटिक, है ना? हाँ, एक सुपराग्लोटिक होती है और एक कौन सी होती है? इंफ्राग्लोटिक होती है। सुपरा और इंफ्राग्लोटिक का मतलब है कि जब अपन ने लेरिंग्स पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब लेरिंग्स पढ़ते हैं तो अपन कहते हैं इस तरह से लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स के जस्ट नीचे कौन स्टार्ट हो जाती है? ट्रेकिया स्टार्ट हो जाती है। और ये जो बीच की ओपनिंग होती है इसे अपन क्या नाम देते हैं? ग्लोटिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ग्लोटिस। तो ऐसे डिवाइस, हाँ ऐसे डिवाइस है जो इस ग्लोटिस से ऊपर की तरफ रहते हैं, दिस इज द सुप्राग्लोटिक। और ऐसे डिवाइस जो इसमें ग्लोटिस से नीचे की तरफ चले जाते हैं, दीज आर द इंफ्राग्लोटिक। तो दो तरह के डिवाइस अपने पास होते हैं, सुप्राग्लोटिक और इंफ्राग्लोटिक। सुप्राग्लोटिक का मतलब है जो ग्लोटिस से ऊपर रहेगा, और इंफ्राग्लोटिक कहां रहेगा? ग्लोटिस से नीचे की तरफ आ जाएगा। चलिए आगे आ जाओ। सुप्राग्लोटिक कौन सा होता है? तो दो डिवाइस अपन काम में लेते हैं, दिस इज द एलएमए एंड वन इज द आईजेल। दो डिवाइस होते हैं, दिस इज द एलएमए एंड दिस इज द आईजेल। न्यूबॉर्न ट्यूब डायमीटर कितना रहता है सर? यस, हाँ अपन सारी की सारी बात कर देंगे। कल्पना, न्यूबॉर्न में कितना होता है? 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, सबका अलग अलग लिखाऊंगा। बस लास्ट तक बने रहना, हाँ लास्ट तक बने रहना। और आप देखोगे कि इस ईटी ट्यूब से रिलेटेड अपन ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे जो आज की क्लास में डिस्कस ना हो। चलिए आ जाओ आगे। यस, आगे सुनो। तो ये दो अपने क्या हैं? हाँ, दिस इज द सुप्राग्लोटिक डिवाइस। यस, वेरी गुड इवनिंग प्रोमिला। आ जाओ बच्चे, चलो आगे सुनो। इंफ्राग्लोटिक कौन से होते हैं? तो ऐसे डिवाइस जो ट्रेकिया में चले जाते हैं। और ट्रेकिया में एक तो क्या होती है? ट्रेकियोस्टोमी होती है। ट्रेकिया में एक तो क्या होती है? दिस इज द ट्रेकियोस्टोमी। चलो इसके अलावा क्या करते हैं? ईटी ट्यूब। दो डिवाइस ऐसे होते हैं जो आपके कहां पर जाते हैं? जो आपके इंफ्राग्लोटिक होते हैं। वन इज द टीटी ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, है ना? हाँ, और दूसरी इज द ईटी ट्यूब, दूसरी इज द हाँ ईटी ट्यूब। चलो आ जाओ।
LMA क्या है बच्चे? तो LMA इज द लेरिंजियल मास्क एयरवे, लेरिंजियल मास्क एयरवे, जिसे अपन शॉर्ट में कहते हैं LMA। और जो LMA है इसी का जो मॉडिफाइड वर्जन है, LMA का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो क्या होता है? दिस इज द आईजेल। हाँ, LMA का जो मॉडिफाइड वर्जन है वो क्या है? आईजेल होता है। ओके सानू, चलो कोई नहीं। हाँ, आओ आगे आओ। तो मैंने कहा LMA, IGL, TT और ET, ये चार अपने डिवाइस होते हैं। जब किसी पर्सन के अंदर LMA डालते हैं, IGL डालते हैं बच्चे, हाँ, तो ये अपन ओरल कैविटी के थ्रू डालते हैं। अपन ने जब फेरिंग्स पढ़ा था तो अपन ने कहा था कि फेरिंग्स इस तरह से आता है, एक रास्ता आगे चला जाता है, एक रास्ता पीछे रह जाता है। अपन ने इस पार्ट को क्या बोला था? लेरिंग्स बोला था। और जो आपके सुप्राग्लोटिक डिवाइस होते हैं वो इसी पार्ट को कवर करते हैं। तो हवा यहाँ से एक्सचेंज होती रहती है और ये हवा जो है वो अपन कहते हैं कि ग्लोटिस के ऊपर तक ही आपका डिवाइस आता है, इसलिए अपन इसे नाम देते हैं सुप्राग्लोटिक और इंफ्राग्लोटिक डिवाइस। चलिए, आईजीएल बोले तो सर आओ, है ना, आईजीएल बोले तो अभी देखो, हाँ जस्ट 1 मिनट। चलिए, क्लास के लास्ट में मैं आपको दोनों डायग्राम दिखाऊंगा, दिस द LMA और आईजीएल, है ना। आईजीएल जो होता है उसके अंदर जो कफ होता है बच्चे, हाँ, आईजीएल जो होता है उसका जो कफ होता है उसके अंदर जेली भरी रहती है, सेम ऐसा डिवाइस होता है। हाँ, अभी लास्ट में अपन देखेंगे। हाँ, एक ऐसा डिवाइस होता है और इसके कफ के अंदर क्या भरी रहती है? जेली भरी रहती है। जबकि LMA के अंदर, हाँ, LMA के अंदर जो आपका डिवाइस है, यस, LMA जो डिवाइस होता है इस तरह का, इस डिवाइस के अंदर एक बेलून होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक बेलून प्रेजेंट होता है और उस बेलून को क्या करना पड़ता है? इन्फ्लेट करना पड़ता है। अगर इन्फ्लेट करना पड़ रहा है तो वो तो क्या है? LMA है। और ये मैं कहूं कि इन्फ्लेट ना करके केवल जेली भरी हुई है, हाँ, थोड़ा कंप्रेस कर दिया, जहां जगह मिली वापस फैल गया, अपने को किसी भी तरह का बेलून इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है, उसे डिवाइस को अपन नाम देते हैं दिस इज द आईजेल। अभी आगे अपन दोनों की इमेज को डिस्कस करेंगे। चलो आगे आ जाओ बच्चों। इसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ इंट्यूबेशन। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर हमें इंट्यूबेशन करने की जरूरत पड़ेगी? ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर हमें इंट्यूबेशन करने की जरूरत पड़ती है? चलो आ जाओ। पहला काम होता है, मेन काम, इंपॉर्टेंट काम, दिस इज द पेटेंट द एयरवे, दिस इज द पेटेंट द एयरवे। अपन जो इंट्यूबेशन करते हैं वो एयरवे को पेटेंट करने के लिए करते हैं। हाँ, पहला मेन इंपॉर्टेंट पर्पस होता है पेटेंट द एयरवे। यस सोनिया, अभी आगे देखते हैं। चलो आगे आ जाओ। टू सप्लाई ऑक्सीजन, हाँ बताइए, अगर किसी पर्सन को ईटी ट्यूब डली हुई है, अपन बात आज ईटी ट्यूब की कर रहे हैं और ईटी ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो बता दो ईटी ट्यूब डली हुई है तो इस पर्सन में FiO2 मैक्सिमम कितनी डिलीवर हो सकती है? FiO2 मैक्सिमम कितनी डिलीवर हो सकती है? यानी कि आपका ईटी ट्यूब, आपका वेंटिलेटर कितनी FiO2 मैक्सिमम डिलीवर करता है आपका? हाँ, मैंने पूछा कि आपका कौन है, दिस इज द ईटी ट्यूब, और ईटी ट्यूब या आपका वेंटिलेटर मैक्सिमम कितनी FiO2 डिलीवर करता है? यस, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन। हाँ, अपन ने सारे के सारे इंडिकेशन है उर्वशी, दिस इज द सारे के सारे इंडिकेशन, और इंडिकेशन में अपन कह रहे हैं, हाँ ये क्वेश्चन नहीं है, अपन सारे के सारे इंडिकेशन की बात कर रहे हैं। इनमें से इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, मेन इंडिकेशन है वो है ए, है ना, ए आपका मेन इंडिकेशन है। इसके अलावा बाकी सारे इंडिकेशन होते हैं ऑक्सीजन देने के लिए भी करते हैं। और ऑक्सीजन कितनी डिलीवर करता है बच्चे? 100% डिलीवर करता है, 100% ऑक्सीजन डिलीवर करता है। चलो आगे आ जाओ। जनरल एनेस्थीसिया, और जनरल एनेस्थीसिया में कैसा देते हैं? इनहेलेशनल। अगर हमें इनहेलेशनल एनेस्थीसिया यूज में लेना है, अगर हमें इनहेलेशन के रूट से एनेस्थीसिया देना है तो पर्सन को क्या डालनी पड़ेगी? ईटी ट्यूब डालनी पड़ेगी। अगर हमें सर्जरी करनी है और सर्जरी के दौरान इनहेलेशनल मेथड काम में लेना है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या डालना पड़ेगा? ईटी। और ईटी से आप गैस को इनहेल कराओगे, पर्सन को क्या मिल गया? जनरल एनेस्थीसिया। चलिए नेक्स्ट आओ, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। एक पर्सन जिसका CPR हुआ है तो आफ्टर CPR अपन पर्सन के अंदर क्या डाल देंगे? ईटी ट्यूब डाल देंगे। आफ्टर CPR अपन इस पर्सन के अंदर क्या इंसर्ट कर देते हैं? ईटी ट्यूब कर देते हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर थेरेपी, तो वेंटिलेटर पे अगर पर्सन है तो या तो उसके TT होगी या क्या होगी? ईटी होगी। ये दो ही डिवाइस है जो वेंटिलेटर के साथ अटैच होते हैं, आईसीयू के अंदर अपने को मेनली देखने को मिलते हैं। चलो ये बताइए, ईटी ट्यूब कितने दिन के लिए काम में लेते हैं? अगर किसी पर्सन को मुझे क्या करवाना है? शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन करवाना है।
अगर मुझे किसी पर्सन का क्या करवाना है बच्चे, शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन करवाना है। शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन का मतलब क्या है, हाँ शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन के लिए हमेशा ईटी ट्यूब काम में लेते हैं, जबकि जो टीटी ट्यूब है, टीटी काम में लेते हैं हमेशा किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। टीटी काम में लेते हैं किसके लिए, दिस इज द लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म जब टीटी की क्लास हुई थी अभी लगभग 10 दिन पहले, अपन ने ट्रेक्योस्टोमी के बारे में पढ़ा था। ट्रेक्योस्टोमी के बारे में पढ़ा था तो मैंने कहा था कि 14 दिन से ज्यादा, 14 से या मैक्सिमम 21 डेज, 14 दिन से ज्यादा, हाँ 14 से 21 दिन, 21 दिन से ज्यादा अगर हमें एयरवे को पेटेंट रखना है तो हम ट्रेक्योस्टोमी काम में लेते हैं। लेकिन अगर 14 दिन से कम है, शॉर्ट टर्म वेंटिलेशन का मतलब है लेस देन 14 डेज, अगर हमें लग रहा है कि 14 डेज के अंदर अंदर बात बैठ जाएगी, पर्सन ठीक हो जाएगा, तो हम ईटी काम में लेंगे, है ना सोनिया। दिस इज नॉट लॉन्ग टर्म, हाँ दिस इज नॉट ए लॉन्ग टर्म। अगर हमारे क्या है ईटी है तो ईटी मैक्सिमम 14 दिन। हाँ अगर हम कुछ कंडीशन ऐसी है जहां 21 दिन तक जा सकते हैं, अगर हमें लगता है कि पेशेंट रिकवर हो रहा है, 1-2 दिन की बात है तो अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की कंडीशन वर्स है तो 14 दिन के बाद अपन क्या कर देते हैं, ट्रेक्योस्टोमी कर देते हैं। तो अपन ने कहा लॉन्ग टर्म के लिए क्या होती है, यस लॉन्ग टर्म के लिए आपकी ट्रेक्योस्टोमी, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या होती है, दिस इज द ईटी। दीज ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब, दीज ऑल आर द इंडिकेशन ऑफ ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। चलो इंडिकेशन पढ़े हैं तो साथ में कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी पढ़ लेते हैं। ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर अपन ईटी इंसर्शन नहीं करते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर अपन ईटी इंसर्शन नहीं करते हैं, बताइए कॉन्ट्रा इंडिकेशन। जल्दी आने दो चैट सेक्शन के अंदर, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यस चैट सेक्शन में बताओ ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर आप ईटी ट्यूब इंसर्ट नहीं करते हो। ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर आप ईटी ट्यूब इंसर्ट नहीं करते हो, यस यस बच्चों, यस लेरिंजियल एडिमा, ओरल सर्जरी, शाबाश, है ना। ऐसी कंडीशन है जहां पर पहले से अपर एयरवे के अंदर दिक्कत आ रखी है। हाँ अपन जब किसी पर्सन के अंदर, हाँ आप अगर अपन किसी पर्सन के अंदर है, सुनना ध्यान से, अगर किसी पर्सन के अंदर अपन ने ईटी ट्यूब इंसर्शन करना है तो कौन से रूट से करोगे, ओरल केविटी से करोगे। दो तरह का इंट्यूबेशन अपन कर सकते हैं, दिस इज द ओरोट्रेकियल एंड दिस इज द नेजोट्रेकियल, ओरोट्रेकियल और नेजोट्रेकियल। चलो बच्चों, हाँ इससे पहले मैं आपको 2 ट्यूब दिखा देता हूं, यस इससे पहले मैं आपको 2 ट्यूब दिखा देता हूं। 2 ट्यूब आपके सामने है, बताओ इनमें से कौन सा एलएमए है और कौन सा आईजेल है। हाँ 2 डिवाइस आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे थे सर एलएमए और आईजेल दिखा दो हमें। हाँ सोनिया, तो ये है अपने एलएमए और आईजेल। एलएमए जो होता है, दिस इज द एलएमए, दिस इज द एलएमए, लेरिंजियल मास्क एयरवे। ये जो मास्क दिखाई दे रहा है वो किसके ऊपर लग जाता है, लेरिंग्स के ऊपर लग जाता है। और साथ में इस मास्क के अंदर अपन इस बैलून की, इस पायलट बैलून की मदद से क्या कर देते हैं, इसको इन्फ्लेट कर देते हैं। चलो हाँ एलएमए, एलएमए ऊपर वाला है जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, हाँ जिसमें आपको साथ में एक पाइप लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कफ को इन्फ्लेट करने की जरूरत पड़ेगी, वो क्या होगा, दिस इज द एलएमए, है ना। और ये जो है दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एलएमए। मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एलएमए, अपन ने कहा डेली डेली पाइप फुलाने का झंझट ही खत्म करो, क्या भर दो इसके अंदर, जेली भर दो। और अपन ने बढ़िया जेली भर दी, जेली भर दी तो अभी इस जेली को इन्फ्लेट करने की जरूरत नहीं है, जेली पे प्रेशर लगेगा तो ये कंप्रेस हो जाएगी, और जब अंदर जाने के बाद स्पेस मिलेगा तो ये फैल जाएगी, और इस डिवाइस को अपन कहते हैं दिस इज द आई जेल। चलो तो हमने कहा एलएमए और आई जेल, पता चला एलएमए और आई जेल के अंदर सिंपल सा डिफरेंस क्या है। यस वेरी गुड कल्पना, शाबाश। आगे आओ ध्यान से सुनो, दोनों कैसे डिवाइस है, सुप्राग्लोटिक डिवाइस बोला, कब यूज करते हैं, हाँ जब पर्सन के अंदर क्या हो, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो। हाँ अगर मैं कहूं कि पर्सन में डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है, हमें इंट्यूबेशन करने में टाइम लग रहा है, हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो पर्सन को इंट्यूबेट कर सकता है, तो कुछ टाइम के लिए अपन एलएमए और आईजेल को भी काम में
में ले सकते हैं। LMA और IGL जो है वो इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रेकिया में घुसाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ट्रेकिया में डालना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं कहूं ट्रेकिया में डालना ही नहीं है तो फिर काहे की मेहनत है? फिर तो सीधा डिवाइस पकड़ो और मुंह के अंदर डाल दो, अपने आप जाके लेरिंग्स के ऊपर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। और इस डिवाइस का नाम क्या दिया है अपन ने? दिस इज द LMA एंड IGL। हाँ, दिस द LMA एंड IGL। रूपल ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए अपन इनको यूज लेते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर कोई इंट्यूबेट करने वाला नहीं है तो ऐसी कंडीशन के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए अपन इनको काम में ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपन इनको प्रेफर नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इनको प्रेफर नहीं करेंगे। आगे देखो, LMA और IGL का जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर भी कितना होता है, 15 mm का होता है। और 15 mm का होता है तो इसके आगे आप वो सारे डिवाइस जोड़ सकते हो जो अपन ने ET के साथ पढ़े थे। इट मींस LMA और IGL के साथ साथ अपन क्या जोड़ सकते हैं, वेंटी सर्किट जोड़ सकते हैं, वेंटिलेटर को कनेक्ट कर सकते हैं। चलो, यस, ओबेस पेशेंट के अंदर अपन हाँ LMA और IGL यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना, क्योंकि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो जाता है। और आगे अभी मैं आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा कि डिफिकल्ट इंट्यूबेशन किसे कहते हैं। तो ये अपन ने बात की थी किसके बारे में, इंडिकेशन के बारे में। और इंडिकेशन पढ़े थे तो मैंने कहा कि कुछ बात किसकी हो जाए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हो जाए। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन बच्चों मैंने कहा कि अपन ET कहां से डालते हैं, हाँ ET डाली जाती है अपर एयरवे में से। और अपर एयरवे के अंदर अगर आपने पढ़ा हो तो अपन ने कहा था 3 ऑर्गन आते हैं, पहला आता है नोज, दूसरा आता है फेरिंग्स और तीसरा आता है लेरिंग्स। नोज, फेरिंग्स और लेरिंग्स। अब ET जो डालते हैं, ET अपन 2 जगह से डालते हैं, एक नेजोट्रेकियल, एक ओरोट्रेकियल। नेजोट्रेकियल अगर नेजल सर्जरी हो रखी है तो नहीं डालते हैं, मोस्टली अपन जो यूज करते हैं वो ओरोट्रेकियल करते हैं। तो नोज वाली दिक्कत से कोई अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है। अगर मैं कहूँ नाक में कोई दिक्कत है तो भी अपन डाल सकते हैं सेम ET वाले कनेक्टर। ये सेम ET वाले कनेक्टर होते हैं, 15-15 mm के होते हैं, ताकि जोड़ने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आओ आगे आओ। इसके बाद मैंने कहा फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर फेरिंग्स बढ़िया वाइड पार्ट है, वाइड पार्ट में कोई खास दिक्कत नहीं होती है। सबसे दिक्कत करने वाला जो ऑर्गन है वो कौन है, लेरिंग्स है। और लेरिंग्स में क्या दिक्कत हो सकती है, CA लेरिंग्स हो सकता है। CA लेरिंग्स है तो नहीं डालेंगे। हाँ, इसके अलावा लेरिंजियल एडिमा हो रखा है तो लेरिंजियल एडिमा के अंदर नहीं डालेंगे। इसके अलावा मैंने कहा, हाँ इसके अलावा रिसेंट ओरल सर्जरी, अगर रिसेंट ओरल सर्जरी हुई है तो अपन इंसर्ट नहीं करेंगे इस CA लेरिंग्स लेरिंजियल एडिमा के अलावा। मैंने कहा अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है। अगर अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो डालोगे कहां से, तो हम ऐसी कंडीशन में भी इंसर्ट नहीं करते। इसके अलावा अपर एयरवे इंजरी, हाँ अपर एयरवे इंजरी, अगर अपर एयरवे में इंजरी हुई है तो ऐसी कंडीशन में भी आप इंसर्ट नहीं करोगे। हाँ, तो मैंने 3-4 इंडिकेशन बताए, 3-4 कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, कौन कौन सी कंडीशन में नहीं डालना है, तो अपने नाक से कोई लेना देना नहीं है। फेरिंग्स में मैंने कहा सर्जरी हुई है तो छोड़ दो, मत डालो। इसके अलावा लेरिंग से लेरिंजियल एडिमा, CA लेरिंग्स। इसके अलावा मैंने कहा अगर ऊपर वाले एयरवे में, हाँ ऊपर वाले एयरवे में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी नहीं डालते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आप डाल नहीं पाओगे। इसके अलावा अगर इंजरी हुई है तो भी अपने नहीं इंसर्ट करेंगे, है ना। लेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस हो रखा है, लेरिंजियल एडिमा होगा, है ना। एपिग्लोटिस इज द पार्ट ऑफ लेरिंग्स, तो वह होगा तो हमें वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ET इंसर्शन इजीली नहीं हो पाएगा। ओके, टेफ में इंक्यूबेट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। टेफ में इंक्यूबेट नहीं करते हैं क्योंकि टेफ वाले के अंदर ट्रेकियोस्टोमी का प्रेशर पड़ता है, ET का प्रेशर पड़ता है, और क्या होने के चांसेस रहते हैं, एयर का मूवमेंट अल्टर्ड होने के चांसेस रहते हैं बच्चे। चलो आगे आ जाओ, कॉन्ट्रा इंडिकेशन डन। तो इन कंडीशन के अंदर अपन आपकी क्या नहीं डालते हैं, यस इन कंडीशन में अपन ET ट्यूब इंसर्ट नहीं करते हैं। चलो, अब आप कह रहे थे सर साइज बता देना, हाँ कौन सी कंडीशन में कौन सी साइज यूज करेंगे। साइज मैंने यहाँ पे बढ़िया मेंशन कर रखी है। अगर बच्चा 0 से 1 साल का है तो अपनी ET ट्यूब क्या होगी, 2.5 से 3.5 mm की होगी। और दूसरी ET ट्यूब कैसी होगी, प्लेन होगी। प्लेन का मतलब है अनकफ्ड। ET ट्यूब कैसी होगी बच्चे, अनकफ्ड ET ट्यूब होगी। हाँ चलो
आगे सुनो, इसके अलावा 1 से 3 है तो फिर अपन 4 से 5 mm की, 4 से 6 है तो 5 से 6 mm की, है ना। और अगर बच्चे की उम्र लेस देन 8 ईयर है तब तक हम प्लेन ईटी ट्यूब को प्रायोरिटी देते हैं। लेस देन 8 ईयर है तब तक हम क्या करते हैं, प्लेन ईटी ट्यूब को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन अगर बच्चे की उम्र क्या हो गई है, 8 साल से ज्यादा हो गई है, तो फिर अपन कौन सी ट्यूब में चले जाते हैं, कफ्ड ट्यूब की तरफ चले जाते हैं। फिर अपन किस में चले जाते हैं, कफ्ड ट्यूब की तरफ चले जाते हैं। चलो सुनो ध्यान से, मैंने कहा कि ट्यूब कैसी होती है, 2 होती है, एक अनकफ्ड होती है, एक कैसी होती है, कफ्ड होती है। ट्यूब अपन जो मेल है, मेल के अंदर यूज करते हैं 8 से 9 mm की, 8 से 9 mm की अपन यूज करते हैं, जबकि फीमेल के अंदर करते हैं 7 से 8 mm। चलो कुछ ट्यूब से रिलेटेड बातें और स्टार्ट करता हूं। हाँ, ट्यूब जो आती है अपनी, उसकी साइज क्या होती है, सबसे छोटी से छोटी ट्यूब भी अगर आप देखोगे तो ट्यूब आपको किस साइज की मिलेगी, 2.5 mm की मिलेगी। कितने मिलेगी, 2.5 mm की। अगर मैं कहूं कि बच्चे का वजन लेस देन 1 kg है ना, अभी अभी बच्चा जन्म हुआ, बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रखा, 1 किलो से कम वजन का बच्चा देखने को मिल रहा है, तो आपकी ट्यूब होगी कितनी, 2.5 mm की। अगर आपको वजन बच्चे का देखने को मिल रहा है 1 से 2 किलो, तो आपकी ट्यूब होगी 3 mm की। और अगर बच्चे का वजन देखने को मिल रहा है 2 से 3 किलो, तो फिर आपका जो ट्यूब होगी वो होगी 3.5 mm की। और मैंने कहा कि जो स्मॉल बच्चे होते हैं, जो 1 साल तक के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर अपन 2.5 से 3.5 का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उन बच्चों में अपन 2.5 से 3.5 mm की ईटी ट्यूब को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यस सुदेश, अभी अपन इसका फॉर्मूला भी मेंशन करेंगे, लेकिन एक एग्जैक्ट आपको मैं आइडिया दे रहा हूं कि अगर बच्चे की उम्र, बच्चे का वेट अगर बहुत ज्यादा कम है तो 2.5, 3, 3.5, है ना। अगर बच्चा नॉर्मल है और नॉर्मल है 3 किलो तक का उसका वजन है, तो अपन 3.5 mm की ईटी ट्यूब काम में ले सकते हैं। चलो अब आते हैं, हाँ बाकी यस प्रीवियस स्लाइड में अपने को जो याद रखने वाली बात है, अपने को जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 0 से 1 साल वाले का पूछा जाता है, और 2.5 कब लेनी है, 3 कब लेनी है, 3.5 कब लेनी है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आओ, अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो अपन कहते हैं दिस इज द 7 से 8 और 8 से 9 mm की ईटी ट्यूब को अपन क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। चलो बाकी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस हाँ सिंपल साइज अपने यूज करते हैं। चलो अब साइज का फॉर्मूला क्या होगा। अब साइज के फॉर्मूले से पहले मैं बात करना चाहूंगा किसके बारे में, कफ के बारे में। सर इफ बॉडी वेट इज 600 सो वी यूज 2 mm, 2 mm की नहीं देखने को मिलती है। हाँ यस, ईटी ट्यूब पीवीसी की बनी होती है और वो ही मोस्ट कॉमन अपन यूज करते हैं। चलो बच्चों, शाबाश, बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, एक नया टॉपिक है ईटी ट्यूब, नया मतलब है आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईटी ट्यूब से रिलेटेड, लेकिन अपने यूट्यूब सेशन पे अपने लंबे टाइम से इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया था। लास्ट एक क्लास में अपन ने ट्रेकियोस्टोमी डिस्कस की थी और इस क्लास के अंदर अपन ईटी ट्यूब डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आओ आगे सुनो। हाँ इसके बाद आओ, मैंने कहा ट्यूब 2 तरह की होती है, एक होती है कौन सी, हाँ कफ्ड ट्यूब। हाँ लिख लेना, 2 टाइप की ट्यूब होती है, एक होती है कफ्ड ट्यूब और दूसरी होती है अनकफ्ड ट्यूब। चलो कफ्ड ट्यूब कब यूज करते हैं, उसके अंदर जिसकी एज क्या हो, 8 साल से ज्यादा हो। अनकफ्ड कब यूज करोगे, 8 साल से कम हो। चलो इसको यूज करने के फायदे क्या हैं, हाँ इसको यूज करने के फायदे क्या हैं, तो भाई साहब इसके अंदर कफ होगा तो ट्यूब क्या हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। इसके अंदर कफ होगा तो डिक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन की रिस्क क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कफ होगा तो डिक्रीज एयर लीक, है ना, एयर लीक नहीं होगी। अरे कफ होगा तो बढ़िया टाइट हो रखा है, और टाइट हो रखा है तो एयर लीक होने के चांसेस बिल्कुल क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मैंने कहा और क्या फायदा है, अरे एयर लीक नहीं होगी तो टाइडल वॉल्यूम प्रॉपर डिलीवर होगा। तो कफ्ड ट्यूब जो होती है वो प्रॉपर टाइडल वॉल्यूम डिलीवर करती है। कफ्ड ट्यूब क्या करती है, प्रॉपर टाइडल वॉल्यूम डिलीवर करती है। यस 8 साल अपने को याद रखने हैं, 8 साल से कम बच्चा है तो अपने अलग काम में लेते हैं, 8 से ज्यादा में अपने कम अलग काम में लेते हैं। यस ट्यूब जो है वो सिक्योर कर देगी ट्रेकिया को। अब सिक्योर कैसे करती है, तो आओ इधर आओ, मैंने कहा कि इस तरह से आपकी ट्रेकिया होती है। ये ट्रेकिया आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अपन जो ट्यूब डालते हैं वो ट्यूब इस बीच वाले पार्ट को नाम देते हैं केरिना। इस केरिना से 1 से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर तक अपन ऊपर रखते हैं। यहां इस कफ्ड ट्यूब के क्या पाए जाते हैं, कफ पाए जाते हैं। इस जगह पे कफ हो गए
तो आपकी जो हवा है वो हवा अगर नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, हाँ इधर से इधर जाने की कोशिश कर रही है, तो हवा लीक नहीं होगी, लीक नहीं होगी तो टाइडल वॉल्यूम प्रॉपर डिलीवर करेगी, है ना। हाँ, टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या था, जो हवा गई है और वापस आ रही है। अब सोचो इधर से इस ईटी ट्यूब में हवा आई और वो हवा इधर से वापस निकल जाए, वापस कब निकलेगी, जब कफ नहीं होगा, तो हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम प्रॉपर डिलीवर नहीं हो रहा है। तो दीज ऑल आर द एडवांटेज ऑफ कफ्ड ट्यूब। इसका डिसएडवांटेज केवल एक ही है, इसका डिसएडवांटेज केवल एक ही है कि इस ट्यूब को अपन किस में काम में नहीं ले सकते। हाँ, डिसएडवांटेज की बात करूं तो मैं कहता हूं नॉट यूज्ड इन ए चिल्ड्रन लेस देन 8 ईयर, है ना। अगर बच्चा 8 साल से छोटा है तो अपन बिल्कुल भी काम में नहीं ले सकते। ये एक इसका छोटा सा नुकसान है, इसके अलावा इसका कोई खास नुकसान अपने को देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं किसकी तरफ, दूसरे वाली तरफ, कौन सी, हाँ दिस इज द अनकफ्ड ट्यूब, है ना। हाँ, दिस इज द अनकफ्ड ट्यूब। और इसका फायदा एक ही है, इसका फायदा ये है कि हम इसको हाँ न्यू बोर्न के अंदर भी काम में ले सकते हैं। एडवांटेज यही है कि लेस देन 8 ईयर वाले बच्चों में अपन इसको काम में ले सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज बहुत है। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका कफ नहीं होगा, कफ नहीं होगा तो एयर लीक होगी, कफ नहीं होगा तो एयर लीक होगी, कफ नहीं होगा तो टाइडल वॉल्यूम नॉट प्रॉपर डिलीवर, हाँ टाइडल वॉल्यूम डिलीवर प्रॉपर नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं कहता हूं एस्पिरेशन की रिस्क भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, एस्पिरेशन की रिस्क भी क्या रहेगी, ज्यादा। और इसके अलावा सिक्योर भी प्रॉपर नहीं होगा, नॉट सिक्योर प्रॉपरली, नॉट सिक्योर प्रॉपरली। आप सिंपल सी ये बात कह सकते हो, जो इसके फायदे थे वो इसके क्या हैं, नुकसान है, जो इसके फायदे हैं वो इसके क्या हैं, सारे के सारे नुकसान है। यस, बच्चों में क्यों यूज नहीं करते हैं, है ना। हाँ, वेरी गुड कल्पना। रेबेल, बच्चों में क्यों यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे के अंदर ये जो ग्लोटिस वाला एरिया होता है वो एरिया थोड़ा सा छोटा होता है। ये जो ग्लोटिस वाला एरिया होता है ना, ये एरिया थोड़ा सा छोटा होता है, और छोटा होता है तो कफ वाली ट्यूब उसके अंदर जा नहीं पाती है ना, और जा नहीं पाती है। तो ऐसी कंडीशन में अपन कौन सा यूज करते हैं, अनकफ्ड ट्यूब यूज करते हैं। क्योंकि जबरदस्ती डालने की कोशिश करोगे तो क्या होने के चांसेस रहेंगे, इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। एयरवे उनका थोड़ा सा नेरो होता है, और नेरो होता है तो अपने कौन सी को प्रीफर करते हैं, अनकफ्ड को प्रीफर करते हैं। अगर कफ डालोगे तो इंजरी के चांसेस क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। चलो, तो ये थी आपकी कफ्ड ट्यूब और अनकफ्ड ट्यूब। यस, नेरो ग्लोटिस, वेरी गुड। मेडिको हब, शाबाश, वेरी गुड दिव्या, शाबाश। आ जाओ, आगे आ जाओ। यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको आगे तक लेके जाएंगे, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको हाँ सिलेक्शन की उस दीवार के आगे लेके जाएंगे। चलो आगे सुनो, आगे सुनो। काम की बात यह है कि अगर कफ्ड ट्यूब यूज कर रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। अगर लंबे टाइम तक कफ वाली ट्यूब यूज कर रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। पर्सन में ट्रेकियोमेलेसिया हो सकता है, पर्सन के अंदर ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला बन सकता है। यस, पर्सन के अंदर क्या बनेगा, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टूला बनेगा। इसके अलावा हमने कहा पर्सन के अंदर क्या हो सकता है बच्चे, हाँ ट्रेकियोमेलेसिया हो सकता है। मेलेसिया का मतलब क्या, वीकनेस, आपकी मसल क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ये थी बात किससे रिलेटेड, साइज से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड। कौन से पर्सन में कफ वाली काम में लोगे, कौन से में अनकफ लोगे। इसके अलावा जब ये कंडीशन डेवलप हो जाती है तो फिर हम कौन सी ट्यूब की तरफ आ जाते हैं, अनकफ ईटी की तरफ आ जाते हैं, है ना। हाँ, अब मैं नॉर्मली पहले प्रेशर कम करते हैं, हाँ, और प्रेशर कम करने के बाद अपने कहते हैं कि अनकफ्ड ट्यूब से ही काम चला लो, कफ वाली की तरफ फिर जाने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ साइज, ट्यूब की साइज क्या होगी। अब साइज भी बच्चे अलग अलग होगी, कफ वाली भी अलग होगी और अनकफ वाली भी अलग होगी। कफ वाली भी अलग होगी और अनकफ वाली भी क्या होगी, अलग होगी। और कफ की बात जब आती है तो अपन कहते हैं कि एज को डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, और क्या जोड़ देते हैं, 3.5 जोड़ देते हैं। एज को 4 से डिवाइड करके 3.5 जोड़ देते हैं। दिस इज द कौन सी ट्यूब है, हाँ दिस इज द कफ्ड ट्यूब। अगर किसी पर्सन के अंदर कफ्ड ट्यूब काम में लेनी है तो उसकी जितनी एज है उसको 4 से डिवाइड करो और उसके अंदर क्या जोड़ दो, 3.5 जोड़ दो। जबकि अपन कहते हैं अनकफ्ड में एज को डिवाइड करो 4 से और उसके अंदर क्या जोड़ दो, हाँ +4 कर दो। एज को डिवाइड करो 4 से और उसके अंदर क्या कर दो, +4 कर दो। चलो, तो ये है आपका कफ और अनकफ्ड ट्यूब का कमाल, कफ और अनकफ्ड ट्यूब की साइज। अब कई बार एग्जाम के अंदर अगर आपने अभी रिसेंटली नोट सेट दिए हैं तो लास्ट नोट सेट के अंदर आपके पूछा गया था क्या, हाँ दिस इज द सक्शन कैथेटर,
कि सक्शन कैथेटर की साइज क्या होती है। चलो इसके भी बात करते हैं साथ साथ है कि अपन ईटी काम में लेंगे तो ईटी के साथ साथ क्या काम में लोगे, सक्शन कैथेटर काम में लोगे। और बच्चे ईटी की साइज किसके अंदर होती है, एमएम के अंदर होती है। और अपने जो सक्शन कैथेटर है उस सक्शन कैथेटर की साइज किसके अंदर होती है, फ्रेंच के अंदर होती है। सक्शन कैथेटर की साइज किस में होती है, फ्रेंच में। तो अपन कहते हैं 1 एमएम का मतलब होता है 3 फ्रेंच। क्या होता है, 3 फ्रेंच होता है। यस 1 एमएम में क्या होता है, दिस इज द 3 फ्रेंच। इसीलिए कल्पना अपन ने वो फिक्स किया था कि अगर बच्चा 1 साल का है तो 2.5 से लेके 3.5 वाला लगा लो। और किसके बेसिस पे लगा लो, उसकी एज के उसके वेट के बेसिस पे, है ना। हाँ इसीलिए अपन ने स्टार्टिंग वाली बात की थी कि वेट के बेसिस पे क्या करेंगे, 4 से 6 साल में, 6 से 8 साल में वाले में क्या करेंगे। ओके चलो आ जाओ। 1 एमएम में 3 फ्रेंच होते हैं। अब बच्चों अगर मैं कहूं कि आप किसी पर्सन के अंदर, सुनना ध्यान से, आप किसी पर्सन के अंदर 8 एमएम की ईटी ट्यूब काम में ले रहे हो, 8 एमएम की ईटी ट्यूब काम में ले रहे हो, तो उसके अंदर सक्शन कैथेटर किस साइज का डालोगे, उसके अंदर सक्शन कैथेटर की साइज क्या होगी, बताओ चैट सेक्शन में बताओ, उसमें सक्शन कैथेटर की साइज क्या होगी। हाँ और अपन कहते हैं कि ईटी ट्यूब का सक्शन कैथेटर कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। अरे किसी चीज के अंदर मैं कहूं ये पेन है, इस पेन में मुझे रिफिल डालनी है, रिफिल डालनी है तो रिफिल की जो मोटाई है वो इस पेन की मोटाई से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर इस पेन से ज्यादा मोटा होगा तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। तो मैं इस पेन से छोटा कैथेटर काम में लूंगा, छोटी रिफिल काम में लूंगा। सेम ऐसे ही मैं कहता हूं, हाँ क्या 2/3 सर चॉइस पे कैसे पहुंच गए, तो पहले तो बच्चे हाँ 8 एमएम को किस में कन्वर्ट करो, हाँ 8 एम सॉरी अपन किस ट्यूब की काम में ले रहे हैं, 8 एमएम की काम में ले रहे हैं। यस चॉइस फ्रेंच का, हाँ चॉइस फ्रेंच, शाबाश निकाल लिया 2/3। हाँ 12 फ्रेंच, वेरी गुड, आओ शाबाश, है ना। कि सर हाँ इधर आओ, मैंने कहा 8 एमएम की ईटी ट्यूब है तो पहले तो इस 8 एमएम को किस में कन्वर्ट कर दो, फ्रेंच में कन्वर्ट कर दो। और फ्रेंच में कन्वर्ट करोगे तो मैंने कहा 1 एमएम में 3 होते हैं, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो सर ये हो गया चॉइस फ्रेंच। कितना हो गया, चॉइस फ्रेंच हो गया, है ना। हाँ अब सब चॉइस चॉइस आंसर किए जा रहे हो, सब चॉइस चॉइस आंसर किए जा रहे हो, तो क्या जितनी ईटी की साइज है उतना ही पाइप अंदर डालोगे। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, जितनी ईटी की साइज है क्या उतना ही अंदर डालोगे। 2/3 का मतलब होता है सुदेश 66%, है ना, उससे छोटा, है ना। 1/3 का मतलब होता है 33%। हाँ मैं कहूं कि एक डब्बा है, ये सपोज करो इतना बड़ा पाइप है, इस इतने बड़े पाइप में ये जो इतना पोर्शन है वो 1/3 है, इतना पोर्शन है वो क्या हो गया 2/3 हो गया, और इतना पोर्शन क्या हो गया 3/3 हो गया, यानी 1 हो गया। अगर इस डब्बे को मैंने इतना भरा है तो ये 1/3 है, इस डब्बे को मैंने इतना भरा है तो ये 2/3 है, और ये हो गया 3/3 मतलब 1, यानी फुल भर गया। तो हम कहते हैं यस गुड इवनिंग इकरा, यस इकरा, हम कहते हैं कि अगर किसी पर्सन में अपने को सक्शन कैथेटर की साइज निकालनी है तो फॉर्मूला ये कहता है अपना कि अपने को किस में कन्वर्ट करना है, यस अपने को पर्सन की जो ईटी ट्यूब है उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, और फ्रेंच में आ गया चॉइस। अब चॉइस का क्या निकाल दो, 2/3 निकाल दो, चॉइस का क्या निकाल दो 2/3 निकाल दो, और 2/3 निकालोगे तो 3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 8 आएगा, और 8 को जब गुणा कर दोगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो अपने ज्यादा लोड लेनी नहीं है, अपने लोड ना लेके अगर 8 एमएम की ट्यूब है तो 8 का डबल कितना होता है 16 होता है। जितने एमएम की ट्यूब होती है उसका जस्ट डबल अपन क्या काम में लेते हैं, सक्शन कैथेटर काम में लेते हैं। यस जितने साइज की आपकी ट्यूब है उसका जस्ट डबल क्या काम में ले लोगे, सक्शन कैथेटर काम में ले लोगे। 2/3 1/3 की तरफ घुसना ही नहीं है, पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 3 से डिवाइड करोगे, इससे अच्छा है सीधा ही अपने क्या कर दो, डबल कर दो। आ गई बात समझ में। तो सक्शन कैथेटर जब भी पूछे तो अपन इस तरह से करेंगे। अब बच्चे कई बार पूछ लेता है कि सर डबल तो कर देंगे, लेकिन अगर 7.5 का पूछ लिया फिर क्या करेंगे। हाँ अगर किसी पर्सन में 7.5 का पूछ लिया फिर क्या करोगे, तो सर 7.5 का, है ना, 7.5 का अगर देखोगे तो कितना आता है 15 आता है। अब 15 फ्रेंच का तो अपने पास कैथेटर ही नहीं है, हाँ 15 फ्रेंच का तो अपने पास कैथेटर ही नहीं है। तो हम कहते हैं कि जब आपकी संख्या विषम आ जाती है तो अपने क्या कर दो, इसमें से -1 कर दो, इसमें से क्या कर दो -1 कर दो, और -1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो अगर किसी पर्सन में 7.5 का
ईटी है तो उसमें सक्शन कैथेटर की साइज क्या होगी, 14 होगी। अब याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, अपने को केवल और केवल क्या करना है, 2 से गुणा करना है। और अगर संख्या उल्टी सीधी आ गई, हाँ, जो सक्शन कैथेटर आते हैं वो आते हैं क्या, 8, 10, 12, 14, 16, 18, हाँ, और ये आते हैं तो मैं कहता हूं अगर अपने पास साइज आ रही है 15, 13, 11, तो एक उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, है ना। हाँ, तो जिस साइज की ट्यूब है उस साइज से थोड़ा सा छोटा अपन क्या यूज करते हैं, सक्शन कैथेटर यूज करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद आ जाओ, अपन ने बात की है कफ की, है ना। हाँ, अपन ने बात की है, चलो ये तो होगी ईटी ट्यूब के बारे में बात। अब ईटी ट्यूब के बाद थोड़ा सा आ जाओ कफ के बारे में बात। हाँ, सक्शन प्रेशर विल बी डिफरेंट, सक्शन प्रेशर अलग अलग हो सकता है ना। हाँ, सक्शन प्रेशर जो मैक्सिमम जो नॉर्मली चलता है वो 80 से लेके 120 mm ऑफ एचजी तक चलता है, बच्चों में थोड़ा कम होता है। सक्शन प्रेशर बच्चों में थोड़ा कम होगा, अपने अंदर जो होगा अडल्ट के अंदर वो 80 से 120 होगा। और सक्शन प्रेशर के लिए अपन एवरेज कहते हैं कि जितनी आपकी बीपी होती है उतने के आसपास अपना क्या होता है, सक्शन प्रेशर होता है। बच्चों का ब्लड प्रेशर थोड़ा कम है, और कम है तो अपन कह देते हैं कि क्या, उनका सक्शन प्रेशर भी थोड़ा क्या होता है, कम। अडल्ट में बीपी होती है 120/80, तो लगभग 80 से 120 अपना क्या होता है, सक्शन प्रेशर होता है। तो इसको आप बीपी के बराबर बराबर याद कर सकते हो। चलो नेक्स्ट सुनो, अपन यहाँ पर कफ इन्फ्लेट करेंगे। और कफ इन्फ्लेट करते हैं तो अपने एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कफ का प्रेशर, कि भाई साहब आपके कफ का प्रेशर क्या होगा। और कफ के प्रेशर की बात आएगी तो अपन कहेंगे 20 से 30 सेंटीमीटर H2O होगा। इसके अलावा क्या होगा सर, 15 से 20 mm ऑफ Hg होगा। अगर अपने को mm ऑफ Hg में पूछा है तो 15 से 20 होगा। सेंटीमीटर H2O में पूछा है तो आपका आंसर क्या होगा, दिस इज द 20 to 30 सेंटीमीटर H2O, है ना। ज्यादा कौन सा है, सेंटीमीटर H2O वाला, तो अपन कहते हैं 1 mm ऑफ Hg में, यस 1 mm ऑफ Hg में सेंटीमीटर H2O क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। सेंटीमीटर H2O क्या होते हैं, ज्यादा। कितने होते हैं, तो अपने 1.33333, और अपन कह देते हैं एवरेज कितना, 1.34 है, हाँ, सेंटीमीटर H2O, 1.34 सेंटीमीटर H2O कहते हैं। चलो थैंक यू सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, चीज़ें समझ में आनी चाहिए, है ना। हाँ, और समझ में आएगी तो अपना फायदा होगा, यस, और अपने उस मंजिल को पार कर पाएंगे जिस मंजिल का सपना हम देख रहे हैं, हमारे घर वाले देख रहे हैं। चलो आओ आगे आओ। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे तो कभी भी मात नहीं खाओगे। तो कफ का प्रेशर कितना बचे, 20 से 30। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कफ का प्रेशर कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो mm ऑफ Hg पूछा है तो 20, और सेंटीमीटर H2O पूछा है तो 30, इससे ज्यादा कफ का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो ये था बचे कफ। ये बताओ कफ को कितने टाइम से आप चेक करोगे। कफ का जो प्रेशर होता है इसको चेक भी करना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा तो अपन कहेंगे किससे करते हैं, मैनोमीटर से करते हैं। और मैनोमीटर से जब चेक करते हैं तो कितने टाइम से चेक करते हैं, मैनोमीटर से जब चेक करते हैं तो यहां पर नर्सिंग एक्शन पूछी जाती है, कितने कितने टाइम से आप चेक करोगे। चलो कितने कितने से चेक करोगे, तो सर हम एवरेज चेक करते हैं 8 घंटे से। हर 8 घंटे से अपन क्या करते हैं, प्रेशर को चेक करते हैं। क्योंकि प्रेशर अगर कम हो गया तो अभी मैंने आपको 4 काम लिखाए थे, पेशेंट में ट्यूब डिसलोकेट हो सकती है, पेशेंट के अंदर एस्पिरेशन हो सकता है, एयर लीक हो सकती है, टाइडल वॉल्यूम ऊपर नीचे हो सकता है। एवरी शिफ्ट की बजाय अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, 8 घंटे को देते हैं। हर 8 घंटे से अपन मैनोमीटर की मदद से क्या करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं। चलो आगे सुनो एक और बात, कफ में कितनी हवा डालते हैं, तो 5 से 10 सीसी हवा डालते हैं। 5 से 10 सीसी अपन क्या डालते हैं, हवा डालते हैं। दिस इज द, हाँ दिस इज द 5 से 10 ml बोल सकते हो, सीसी बोल सकते हो, इतनी एयर अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। चलो तो अपन क्या पढ़ रहे थे बच्चे, आर्टिकल्स पढ़ रहे थे। हाँ, अपन आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, यस। एवरी शिफ्ट नहीं करते हैं, एवरी शिफ्ट की बजाय अपन 8 घंटे से चेक करते हैं, है ना। अब शिफ्ट रात वाली होगी 12 घंटे की, तो 12 घंटे में बंदा एक बार करेगा। हाँ, इसलिए अपन 12 घंटे वाली शिफ्ट को कंसिडर ना करके 8 घंटे अपन ने बोल दिया। हर 8 घंटे से क्या होगी आपकी, हाँ, कफ का प्रेशर चेक होगा। चलो वेरी गुड। तो ये ईटी के अपन ने इक्विपमेंट से बात की थी। अगला इक्विपमेंट आता है आपका लेरिंगोस्कोप, है ना। बताओ व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेरिंगोस्कोप। हाँ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेरिंगोस्कोप। इसको लेरिंगोस्कोप को भी कवर करते हुए चलते हैं अपन। आ जाओ, लेरिंगोस्कोप क्यों यूज करते हैं, फॉर द लेरिंगोस्कोपी, फॉर द लेरिंगोस्कोपी।
शाबाश 5 से 10 ml एयर को क्या करते हैं अपने पुश करते हैं। लेरिंगोस्कोप, लेरिंगोस्कोप अपन यूज करते हैं टू विजुअलाइज, टू विजुअलाइज द लेरिंग्स, लेरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए अपन काम में लेते हैं। लेरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं किसको, लेरिंगोस्कोप को। चलो आओ सुनो ध्यान से, लेरिंगोस्कोप में क्या क्या होता है। लेरिंगोस्कोप में क्या क्या होता है, इस तरह का अपना एक डिवाइस होता है जो अभी अपन ने हाँ डायग्राम में देखा था। इसके अंदर एक इस तरह की ब्लेड लगी रहती है। हाँ ये इसका क्या होता है, हैंडल होता है, और इस हैंडल में इस तरह के छोटे छोटे दो सेल लगे रहते हैं, बैटरी लगी रहती है ना। लेरिंग्स को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए काम में लेते हैं। यस, गुड इवनिंग हाँ दमनप्रीत सिंह बच्चे, आओ आगे सुनो। इसके अलावा यहाँ पर एक ब्लेड होती है जो इस तरह की ना दिख के कैसी होती है, हाँ इस तरह की एकदम स्ट्रेट होती है, इस तरह की एकदम स्ट्रेट ब्लेड होती है। तो दो तरह के लेरिंगोस्कोप अपने को देखने को मिलते हैं। लेरिंगोस्कोप का काम है विजुअलाइजेशन। यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, मैंने कहा हैंडल है ना, और हैंडल के अलावा एक होती है इसकी क्या, ब्लेड। ब्लेड के अंदर क्या लगी रहती है, लाइट लगी रहती है ना, और लाइट की मदद से अपन क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। दो टाइप की ब्लेड होती है, और ये वाली जो ब्लेड है बच्चे, हाँ कर्व्ड ब्लेड, बताओ कर्व्ड ब्लेड का क्या नाम है। यस, दो तरह की ब्लेड होती है, एक होती है कर्व और एक होती है स्ट्रेट। हाँ कर्व ब्लेड का नाम क्या होता है, कर्व ब्लेड का नाम क्या होता है। इसके अलावा अपन कर्व किसके अंदर काम में लेते हैं, अडल्ट के अंदर काम में लेते हैं। कर्व ब्लेड को अपन किसके अंदर काम में लेते हैं, अडल्ट के अंदर काम में लेते हैं। जबकि स्ट्रेट ब्लेड को अपन किसके अंदर काम में लेते हैं, चिल्ड्रन के अंदर काम में लेते हैं। हाँ ब्लेड, हैंडल और ब्लब, नीचे की तरफ हैंडल होता है, ऊपर ब्लेड होती है। हाँ ऊपर की तरफ क्या होती है, ब्लेड होती है, और फिर ब्लेड के अंदर क्या होती है, लाइट होती है। यस, कर्व्ड आर मैकिंटोश, वेरी गुड शाबाश। हाँ मिलर कौन बता रहा है, हाँ यस कर्व ब्लेड कौन सी है, मैकिंटोश ब्लेड यूज्ड इन ए अडल्ट, है ना। हाँ वो आप किसकी बता रहे हो, यस वो आप बता रहे हो किसकी, बच्चे की, है ना। हाँ मैकिंटोश यूज इन अडल्ट, और मैकिंटोश कैसी होती है, कर्व्ड होती है। आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा कि जब बेड मेकिंग करते हैं तो एक मैकिंटोश होता है, उस मैकिंटोश को अपने को क्या करना होता है, फोल्ड नहीं करना होता है, उसे मोड़ के रखना होता है, कर्व करके रखना होता है। और कर्व वाली ब्लेड का भी नाम क्या है, यस कर्व वाली ब्लेड का भी नाम क्या है, मैकिंटोश है ना। हाँ उसी मैकिंटोश से याद कर सकते हो। जबकि स्ट्रेट का नाम क्या है, मिलर है, स्ट्रेट का नाम क्या है आपका, मिलर। तो दो तरह की अपने क्या होती है, ब्लेड होती है। चलो आगे आ जाओ। ब्लेड की अगर साइज की बात करूं, दोनों में सेम साइज होती है, और साइज की अगर बात करूं तो एक साइज होती है 00, और 00 यूज करते हैं प्री मेच्योर के अंदर। हाँ प्री मेच्योर अगर बच्चा है तो उसके अंदर 00 यूज करते हैं। इन्फेंट के अंदर अपन यूज करते हैं 0, एक अपन यूज करते हैं किसके अंदर है, हाँ 1 मिनट, इन्फेंट नहीं, न्यूबॉर्न। हाँ अगर प्री मेच्योर नहीं है, एकदम न्यूबॉर्न है, हाँ मेच्योर बेबी है तो 0 यूज करेंगे। चिल्ड्रन और इन्फेंट के अंदर अपने को देखने को मिलती है स्पेसिफिक, इन्फेंट के अंदर 1, और इसके अलावा 2 नंबर में कहता हूँ किसके अंदर है थोड़े, हाँ चिल्ड्रन के अंदर 3 अपन यूज करते हैं किसके अंदर है, अडल्ट के अंदर, और 4 यूज करते हैं किसके अंदर, लार्ज अडल्ट के अंदर। हाँ मैंने कहा 00 किसके अंदर यूज करोगे, प्री मेच्योर बेबी के अंदर यूज करोगे। 00 भी होती है, 0 नंबर भी होती है ना। इसके अलावा 1 2 3 4, नॉर्मली अपन जो यूज करते हैं वो 3 और 4 करते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग में अगर आप देखोगे तो 3 और 4 ज्यादा यूज हो रही है किसके अंदर, अडल्ट और लार्ज अडल्ट में। अगर बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप उस पर्सन के अंदर क्या यूज कर सकते हो, दिस इज द 4 नंबर ब्लेड, अदरवाइज 3 नंबर। बच्चों के लिए 2 नंबर काम में लेते हैं। यही अगर चिल्ड्रन है, इन्फेंट है तो 1 नंबर, हाँ अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो 0, और अगर प्री मेच्योर है तो 00 ब्लेड अपन काम में लेते हैं। तो दिस इज द लेरिंगोस्कोप। और मेन काम क्या होता है लेरिंगोस्कोप का, दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ लेरिंग्स, दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ लेरिंग्स। हाँ वेरी गुड सोनिया। चलो आगे आ जाओ। इसके अलावा और क्या है, यहां पर एक मेगिल फोर्सेप पाई जाती है। यहां पर एक क्या पाई जाती है, दिस इज द मेगिल्स फोर्सेप। बताइए बच्चों चैट सेक्शन में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेगिल फोर्सेप। आपकी मेगिल फोर्सेप का काम क्या होता है, यस आपकी मेगिल फोर्सेप का काम क्या होता है। देखिए मेगिल फोर्सेप किस तरह की दिखती है। तो अपन कहते हैं मेगिल फोर्सेप होती है ना, उससे अपन ट्यूब को होल्ड करते हैं, ये ट्यूब को होल्ड करते हैं, और होल्ड करके ट्रेकिया में क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। अरे मैं कहूं कि मुझे इस पेन को, हाँ सर कमेंट आ रहे हैं क्या, यस बिल्कुल आ रहे हैं। हाँ रिबलासिस,
कमेंट बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसा कौन सा कमेंट कर दिया जो नहीं आया? हाँ चलो आओ आगे आओ। टू ओपन द ट्रेकिया, ट्रेकिया को ओपन नहीं करते हैं बच्चे, अपन अपन केवल ट्यूब को होल्ड करते हैं, है ना। हमें कहूँ ये ट्यूब है, इस ट्यूब को मुझे इस एयरवे के अंदर इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट हो नहीं रही, ट्यूब इधर उधर जा रही है, तो ट्यूब को अपन आगे से पकड़ के ट्रेकिया के अंदर डाल सकते हैं। यस आओ इधर देखो, मेगिल फोर्सेप कुछ इस तरह की होती है। हाँ 1 मिनट, मेगिल फोर्सेप कुछ इस तरह की होती है। दिस इज द मेगिल्स फोर्सेप, अलग अलग साइज की आती है, और इस साइज को, इस ट्यूब को अपन यूज करते हैं कहाँ पर है? यस वेरी गुड कि सर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में यूज करते हैं। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के अंदर अपन इसे यूज करते हैं। जब ट्यूब आराम से नहीं जा रही है तो ऐसी कंडीशन में ट्यूब को पकड़ के, है ना, हाँ एंडोट्रेकियल ट्यूब को गाइड करने के लिए अपन इसे काम में लेते हैं। तो चलो ये ऐसी अगर आपको डिवाइस दिखे, हाँ बाकी फोर्सेप सीधी होती है, ये ऐसे आती है और थोड़ी कर्व्ड होती है, और आगे की तरफ इस पे डबल टिप होती है, आगे की तरफ छेद बना रहता है, और इसे अपन कहते हैं कौन सी फोर्सेप है? हाँ दिस इज द मेगिल्स फोर्सेप। चलो गाइड वायर एंड स्टीलेट भी यूज होता है ना? बिल्कुल होता है। और जो गाइड वायर और स्टीलेट यूज होता है, हाँ जो गाइड वायर और स्टीलेट यूज होता है उसे अपन कहते हैं बूजी। क्या कहते हैं? हाँ दिस इज द बूजी। अपन बूजी यूज करते हैं, और बूजी के साथ साथ क्या यूज करते हैं? स्टीलेट यूज करते हैं। बूजी और स्टीलेट भी अपन साथ में क्या करते हैं? काम में लेते हैं। बूजी और स्टीलेट भी अपन क्या करते हैं बच्चे? साथ में काम में लेते हैं। और क्यों काम में लेते हैं? एज ए गाइड वायर काम में लेते हैं, है ना। हाँ यस मैकोई भी होती है, यस मैकोई फोर्सेप भी होती है, लेकिन मोस्ट कॉमन फोर्सेप जो काम में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? दिस इज द, हाँ मेक, ये आपकी मेगिल्स फोर्सेप। ओके, इसके अलावा मैंने कहा आपकी क्या काम में लेते हैं? बूजी और स्टिलेट, और ये काम करते हैं किसका? गाइड वायर का काम करते हैं। चलो आगे आ जाओ। इसके अलावा सोर्स फॉर वेंटिलेशन, है ना, वेंटिलेशन के लिए हमारे पास सोर्स होना चाहिए, इट मीन्स O2 होनी चाहिए। इसके अलावा सिरिंज होनी चाहिए ताकि हम बैलून को क्या कर सके? इन्फ्लेट कर सके। स्टेथोस्कोप होना चाहिए ताकि हम क्या सुन सके? लंग साउंड सुन सके। जब आप ईटी ट्यूब को डाल दोगे तो ईटी ट्यूब को डालने के बाद आपको क्या सुनना पड़ेगा? लंग साउंड सुनना पड़ेगा, और इसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए? स्टेथोस्कोप होना चाहिए। बाकी इक्विपमेंट के बारे में अपन ने बात कर ली है। तो दीज आर द इक्विपमेंट जो हमको ईटी डालने के दौरान चाहिए होते हैं। चलो ये सारे काम भी हो गए। यस ये सारे के सारे काम भी हो गए। अब क्या करेंगे? चलो आगे आओ, बताओ। एक छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने। हाँ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर व्यूइंग वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड को देखने के लिए कौन सा काम में लोगे? हाँ वोकल कॉर्ड को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम में लोगे? लेरिंगोस्कोप, थोरेकोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप या मीडिया स्टीनोस्कोप? हाँ मीडिया स्टीनोस्कोप, इनमें से कौन सा? किसको? वोकल कॉर्ड की बात कर रहा है। और वोकल कॉर्ड किसका पार्ट है? क्या सर वोकल कॉर्ड पार्ट है लेरिंग्स का। तो वोकल कॉर्ड को देखना है तो अपन क्या काम में लेंगे? लेरिंगोस्कोप ही काम में लेंगे, है ना। हाँ बाकी किसी के बस की बात नहीं है ना। ईटी ट्यूब डालनी है तब तो लेरिंगोस्कोप ही लेना पड़ेगा। बाकी देख किससे सकते हैं? हाँ बाकी देख तो किससे सकते हैं? अपने ब्रोंकोस्कोप से भी देख सकते हैं, क्योंकि ब्रोंकोस्कोप जब अंदर जाएगा तो दिखता हुआ जाएगा, लेकिन ईटी इंट्यूबेशन के लिए आपको किससे देखना पड़ेगा? लेरिंगोस्कोप से देखना पड़ेगा। चलो फिर आपको क्या देना पड़ेगा? सेडेशन देना पड़ेगा। आ जाओ आगे आ जाओ। फिर क्या देना पड़ेगा? सेडेशन। सेडेशन में मेनली क्या देते हैं? मसल रिलैक्सेंट देते हैं, ताकि उसकी मसल काम करनी बंद कर दे। मसल काम करनी बंद कर देगी तो अपने इजीली ट्यूब को इंसर्ट कर सकते हैं। और सेडेशन के अंदर जो मोस्ट कॉमनली देते हैं वो देते हैं मिडाजोलम। हाँ और क्या देते हैं यहाँ पे? सक्सिनाइल कोलिन देते हैं, सक्सिनाइल कोलिन देते हैं, और साथ में क्या देते हैं? मिडाजोलम देते हैं। अगर पूछा जाए इंट्यूबेशन के दौरान सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग कौन सी है, तो दिस इज द मिडाज। सबसे ज्यादा या मोस्ट कॉमनली जो यूज होती है मसल रिलैक्सेंट, दिस इज द मिडाजोलम, है ना। हाँ एम्बू भी होना चाहिए, हाँ एम्बू भी अपने पास होना चाहिए विद इन 2 मंथ, है ना। हाँ तनुज विद इन 2 मंथ, ठीक है। अगर फॉर्म फिल हो गए हैं तो आप ये मान के चलो 2 महीने के अंदर अंदर कभी भी हो सकता है। सर एक बार डी ऑप्शन, दिस द मीडिया स्टीनोस्कोप, है ना। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मीडिया स्टीनम पढ़ा था अपन ने कहीं? यस रूपल है, मीडिया स्टीनम पढ़ा था। यस तो 2 ड्रग अपन ने काम में लेते हैं, मिडाज और सक्सिनाइल कोलिन। और सक्सिनाइल कोलिन और मिडाज में से सबसे कॉमन जो काम आता है वो कौन होता है? आपका मिडाज होता है। चलो नेक्स्ट आओ, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। जस्ट 1 मिनट।
हाँ, इसके अलावा बच्चों पोजीशन कौन सी देते हैं? हाँ, आ जाओ साथ में पहले सारी बातें कर लेते हैं, उसके बाद जो अपन क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, मैंने कहा पोजीशन कौन सी देते हैं, बताओ। विच पोजीशन इज बेस्ट फॉर विच पोजीशन इज बेस्ट ड्यूरिंग द इंट्यूबेशन? इंट्यूबेशन के दौरान आपकी सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी होगी? इंट्यूबेशन के दौरान आपकी सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी होगी? यस का सर, सबसे अच्छी पोजीशन होती है कौन सी? यस, दिस इज द स्नीफिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन है? हाँ, स्नीफिंग पोजीशन। अपन जो पोजीशन प्रीफर करते हैं वो पोजीशन कौन सी प्रीफर करते हैं? स्नीफिंग पोजीशन प्रीफर करते हैं। और स्नीफिंग के अलावा और कौन सी दे सकते हैं? तो अपन कहते हैं रोज पोजीशन दे सकते हैं। स्नीफिंग दे सकते हैं, स्नीफिंग के अलावा कौन सी दे सकते हैं? रोज दे सकते हैं, है ना। और इन दोनों में ही अपन क्या करते हैं? हाइपर एक्सटेंशन करते हैं। इन दोनों में ही अपने क्या करते हैं? हाइपर एक्सटेंशन ये करते हैं। तो दिस इज द हाइपर एक्सटेंशन। मैं पीछे की तरफ ले जाऊंगा, इसके लिए मैं यहाँ पर रिंग भी यूज कर सकता हूँ, है ना। हाँ, और पोजीशन विल बी सुपाइन विद हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक। यस, हाइपर एक्सटेंशन आपकी प्रायोरिटी है और वो दोनों पोजीशन में होती है, लेकिन प्रायोरिटी आप किसको देते हो? स्नीफिंग पोजीशन को देते हो। ये नहीं है तो फिर आप क्या सेलेक्ट कर सकते हो? दिस इज द रोज पोजीशन। चलो आ जाओ आगे। पोजीशन दे दी, बढ़िया। सेडेशन दे दिया, बढ़िया। पेशेंट हो गया सेट। अब अपन इस पर्सन के अंदर क्या डाल सकते हैं? ट्यूब डाल सकते हैं। और मैंने कहा कि अब ट्यूब डालोगे तो ट्यूब की लेंथ कितनी होनी चाहिए? यस, टेब की लेंथ कितनी होनी चाहिए? कि सर हमने शुरू में ही पूछा था। हाँ, कितनी लेंथ तक इंसर्ट करते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा क्या रखना होता है? सब्र, है ना। आओ, सब्र का फल मीठा। मैंने कहा एक तो ट्यूब होती है ओरोट्रेकियल। कौन सी होती है? ओरोट्रेकियल। और एक होती है नेजोट्रेकियल। अगर मैं ओरोट्रेकियल ट्यूब डाल रहा हूं तो मैं कहां से डालूंगा? एंगल ऑफ लिप। एंगल ऑफ लिप से लेके, हाँ बताइए चैट सेक्शन में बताइए, अगर मैं कौन सी ट्यूब डाल रहा हूं? ओरोट्रेकियल, तो एंगल ऑफ लिप से जाएगी, लेकिन कहां तक जाएगी? यस, एंगल ऑफ लिप से लेके कहां तक आपकी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं? हाँ, कहां तक इंसर्ट करते हैं? 2 सेंटीमीटर अबोव द कैरिना करते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चला भाई कैरिना है कहां? हाँ, आपको कैसे पता चला कि कैरिना है कहां? ट्यूब को डालने से पहले ट्यूब को अपन एग्जैक्ट मेजर करते हैं। मेजर करेंगे यहां से बढ़िया स्टर्नल नोज तक। कहां तक है? हाँ, एंगल ऑफ लिप से लेकर के कहां तक है? स्टर्नल नोज तक। चलो, ये इसके बाद में कहता हूं नेजोट्रेकियल। और नेजोट्रेकियल जब डालते हैं तो अपन कहते हैं कहां से? नोस्ट्रिल से लेकर के पहले तो कहां तक है? एंगल ऑफ मैंडिबल। एंगल ऑफ मैंडिबल की पहले नाक से एंगल से लेके, नोस्ट्रिल से लेकर के कहां तक है? मैंडिबल के एंगल तक। और फिर कहां जाएगी? नीचे की तरफ। तो फिर कहां तक है? स्टर्नल नोज तक। फिर कहां तक है? स्टर्नल नोच तक डालते हैं। तो 2 तरह की ट्यूब अपन डाल सकते हैं, है ना। हाँ, अब वो 2 सेंटीमीटर कैरिना तो होता है, लेकिन पता कैसे चलेगा भाई तेरा कैरिना है कहाँ? तो मैं कहता हूँ ट्यूब को पहले नाप लो, नापने के पहले बाद डाल दो। एवरेज अपन अगर प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं तो अपने को आइडिया हो जाता है, यस इतनी हाइट है तो इतनी साइज की ट्यूब इसके परफेक्ट बैठेगी। चलो आगे आ जाओ। हाँ, बाकी साइज का डिसीजन है, हाँ लेंथ का डिसीजन होता है किससे? साउंड सुन के। आगे बात करते हैं अपने कि साउंड कैसे सुनते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं। तो 2 तरह की ट्यूब होती है, ओरोट्रेकियल और नेजोट्रेकियल ट्यूब, जहां पर अपन अलग अलग तरह से कर सकते हैं। चलो, अब अपन ने सब कुछ सेट कर दिया। सेट करके बढ़िया क्या कर दी? हाँ, ट्यूब को इंसर्ट कर दिया। सेट करके बढ़िया क्या कर दिया? ट्यूब को इंसर्ट कर दिया। आफ्टर ट्यूब इंसर्शन, अब बातें करते हैं किसकी? आफ्टर ट्यूब इंसर्शन की। ट्यूब डाल दी, ट्यूब डालने के बाद नर्स का क्या काम होगा? हाँ, डाली कहां थी? तो अपन ने कहा था कहां पे? 2 सेंटीमीटर। ये चलो ये लाइन मेंशन कर लेना कि द डिस्टल पार्ट ऑफ ईटी, जस्ट 1 मिनट, द डिस्टल पार्ट ऑफ ईटी, द डिस्टल पार्ट ऑफ ईटी शुड बी 2 to 3 सेंटीमीटर अबोव कैरिना। आपकी कैरिना से 2 से 3 सेंटीमीटर कहाँ रहना चाहिए? ऊपर की तरफ रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? फॉर ए बाईलेटरल एयर एंट्री, फॉर ए बाईलेटरल एयर एंट्री, दोनों तरफ एयर एंट्री प्रॉपर हो सके, दोनों तरफ एयर एंट्री प्रॉपर हो सके। इसलिए अपन कहते हैं कि आपका जो डिस्टल पार्ट है वो 2 से 3 सेंटीमीटर कहाँ रहना चाहिए? ऊपर की तरफ रहना चाहिए, है ना। हाँ, 2 से 3 सेंटीमीटर कहाँ रहना चाहिए? ऊपर की तरफ रहना चाहिए। चलो, ट्यूब इंसर्ट करेंगे। आफ्टर ट्यूब इंसर्शन नर्स का काम क्या होगा? तो पहला काम होगा बच्चे क्या करना है अपने को? पोजीशन चेक करना है। पहला काम क्या होगा अपना?
पोजीशन चेक करना कि जो ट्यूब अपन ने डाली है वो ट्यूब सही जगह पर है या नहीं है, और उसके लिए अपन क्या करते हैं, EtCO2 चेक करते हैं। अगर पूछा जाए फर्स्ट असेसमेंट क्या होगा, अगर पूछा जाए फर्स्ट असेसमेंट क्या होगा, तो EtCO2 होगा, साथ में क्या होगा, कैप्नोग्राफी होगा। जब अपन ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो ट्यूब के साथ अपन एक EtCO2 का सेंसर अटैच कर देते हैं, और इसकी मदद से अपन क्या कर सकते हैं, इसको CO2 के लेवल को असेस कर सकते हैं। यस, कल की क्लास में आपने देखा होगा, कल की क्लास में किस्तूरा सर ने इसके बारे में बात भी की होगी कि जब अंदर से CO2 बाहर आती है तो ये सेंसर इसको असेस करता है, असेस करेगा तो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनेगा तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई साहब आपकी जो ट्यूब है वो ट्यूब कहां है, ट्रेकिया में है। अगर ये ट्यूब ट्रेकिया में ना होके इसोफेगस में होती तो कभी भी आपकी CO2 अपने को सेंसर में देखने को नहीं मिलती। तो पहला मैं क्या करूंगा, EtCO2 देखूंगा, इसके बाद में क्या सुनूंगा, साउंड सुनूंगा, और साउंड बाइलेटरल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। बाइलेटरल साउंड कैसे होने चाहिए, इक्वल, दोनों लंग्स में बराबर बराबर साउंड आने चाहिए, कम ज्यादा दोनों तरफ नहीं होने चाहिए। चलो पोजीशन दे दी, साउंड सुन लिया, उसके बाद और क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी के लिए अपन करवा लेते हैं चेस्ट एक्सरे। यस बच्चे, कैप्नोग्राफी का मतलब होता है CO2 का ग्राफ देखना। सुदेश, कैप्नोग्राफी इज द ग्राफ ऑफ CO2 जो अपने को वेंटिलेटर के अंदर देखने को मिलता है। एक सेंसर आता है EtCO2 सेंसर, उसको अपन ET के साथ अटैच करते हैं और उसके अंदर आपके वेंटिलेटर में इस तरह से ग्राफ बनता हुआ दिखाई देता है ना। हाँ, 35 to 45 mm ऑफ Hg आपका CO2 का क्या होता है, प्रेशर, और वो साथ में प्रेशर को भी असेस करता है। चलो नेक्स्ट आओ। हाँ, मैंने कहा चेस्ट एक्सरे, और चेस्ट एक्सरे को फिर अपन क्या मानते हैं, कन्फर्मेटरी मानते हैं। चेस्ट एक्सरे को क्या मानते हैं, लोकेशन के लिए बेस्ट मानते हैं। लोकेशन के लिए क्या मानते हैं, बेस्ट मानते हैं। चेस्ट एक्सरे में अपने को क्या दिखाई देती है, रेडियो ओपेक लाइन दिखाई देती है। रेडियो ओपेक लाइन यहाँ पर अपने को दिखाई देती है। ओके, हाँ, तो रेडियो ओपेक लाइन को देखोगे, कन्फर्मेटरी मानोगे, लोकेशन के लिए क्या है, सबसे बेस्ट है, और ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं चेस्ट एक्सरे। चलो पोजीशन कंफर्म कर दी, पहला काम था अपना पोजीशन कंफर्म करना, है ना। पोजीशन कंफर्म करने के साथ साथ अपन ने दूसरा काम, हाँ, जैसे ही अपने बढ़िया साउंड वाउंड सुन लिए, उसके बाद क्या कर देते हैं, हेड एंड एलिवेशन कर देते हैं। हेड एंड एलिवेशन कर देते हैं, और कितना करते हैं, तो अपन कहते हैं मोर देन 30 डिग्री, मोर देन 30 डिग्री हेड एलिवेशन अपन कर देंगे। और 30 डिग्री से ज्यादा हेड एलिवेशन करोगे तो क्या होगी, डिक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, डिक्रीज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन है। हाँ, अगर 30 डिग्री से ज्यादा हेड एलिवेट रहेगा तो इस पर्सन में कभी भी क्या नहीं होगा, एस्पिरेशन की रिस्क नहीं होगी, एस्पिरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ये बात अपन ने वहां भी पढ़ी थी जहां अपन ने वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया पढ़ा था, जहां अपन ने बंडल पढ़ा था, तो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बंडल। और इसके साथ साथ तीसरा काम होता है अपना क्या, ET डालने के बाद हाँ, कंटिन्यू सक्शन, हाँ, या अपन कह सकते हैं हाँ स्टेराइल सक्शन, स्टेराइल सक्शन, या जिसे कहते हैं क्लोज सक्शन। और सक्शन क्यों करते हैं, टू पेटेंट एयरवे, ताकि हम एयरवे को क्या रख सके बच्चे, पेटेंट रख सकें। तो आपने जब ET ट्यूब डाल दी, तो ET ट्यूब डालने के बाद आपकी ये सारी की सारी क्या होती है, एक्शन होती है। चलो इसके अलावा थोड़ा बहुत ध्यान अपने क्लीनिंग की तरफ भी देते हैं कि पेशेंट के अंदर वो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश करवाते हैं। इसके अलावा पेशेंट के हाँ लिप्स और ट्यूब के बीच में, लिप्स एंड ट्यूब के बीच में क्या रख देते हैं, गोज रख देते हैं। क्या रख देते हैं, हाँ, गोज पीस रख देते हैं, ताकि आपके हाँ जो लिप एंगल है उस पे इरोजन के चांसेस कम हो जाएं। इसके अलावा और क्या करोगे बच्चे, तो हम गुडल्स एयरवे डाल देते हैं, गुडल्स एयरवे डाल देते हैं, जिसे अपन ओरोफेरिंजियल एयरवे के नाम से भी जानते हैं। तो गुडल्स एयरवे या ओरोफेरिंजियल एयरवे इंसर्ट करते हैं, और इसको इंसर्ट करने का सबसे बढ़िया फायदा यह है कि ये क्या कर देता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ, डिक्रीज रिस्क ऑफ किसकी रिस्क को कम कर देगा, ET बाइट की रिस्क को कम कर देगा। हाँ, अपने इसकी मदद से ET बाइट की रिस्क को क्या करवा देते हैं, कम करवा देते हैं। तो ET बाइट पेशेंट करेगा, ट्यूब रप्चर हो सकती है, ट्यूब कट सकती है, तो अपने बढ़िया काम है कि क्या डाल दो, गुडल्स एयरवे डाल के छोड़ दो। तो ये कुछ सारी की सारी आपकी क्या रहती है बच्चे, नर्सिंग एक्शन रहती है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट इस पार्ट का, इस ET ट्यूब का डिस्कस करना चाहूंगा कि हमें फिर क्या सुनना पड़ता है यहाँ पे, हाँ, साउंड सुनने पड़ते हैं, है ना। साउंड किसके, वेंटी के साउंड, हमें यहाँ पे फिर वेंटी के साउंड सुनने पड़ते हैं। साउंड वेंटी से दो तरह के आते हैं, एक तो हाई प्रेशर आता है, और हाई प्रेशर ये बताता है कि ट्यूब में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ट्यूब में कहीं ना कहीं क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। चलो इसके अलावा कैसा आता है, लो प्रेशर साउंड आता है,
और लो प्रेशर साउंड आता है तो वो ये बताता है कि अपनी एयर क्या हुई है, लीक हुई है, अपनी एयर क्या हुई है, लीक हुई है। तो लीक, एयर लीक होगी तो वेंटिलेटर को प्रेशर कम लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा तो साउंड आएगा लो प्रेशर। अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा और आपका साउंड कैसा आएगा, हाई प्रेशर आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ईटी ट्यूब, दिस इज ऑल अबाउट द ईटी ट्यूब। चलिए बताइए चैट सेक्शन में, हाँ क्लियर बातें। यस, ईटी ट्यूब से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है। आपका करने से पहले क्या क्या काम होंगे, कौन से आर्टिकल आप कलेक्ट करोगे, कौन सा आर्टिकल को कैसे यूज करोगे, किस आर्टिकल का क्या पर्पज होगा, इसके अलावा करने के बाद आपकी नर्सिंग एक्शन है क्या क्या होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है कि मार्किंग ऑन द ईटी ट्यूब शोविंग इंटरनल डायमीटर आर इन, कि जो इंटरनल डायमीटर दिखाती है वो इंटरनल डायमीटर दिखाने वाली मार्किंग किसके अंदर होती है, सेंटीमीटर, एमएम, इंच या नन ऑफ द अबव। यस, अल्टरनेट अपन क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, है ना। ईटी केयर में अगर बात करें तो ईटी केयर में अपन बहुत सी चीजें पढ़ते हैं। कॉमनली अपन क्या लगाते हैं यहाँ पे, हाँ गोज पीस लगाते हैं, बाकी हर 8 घंटे से अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। हाँ सर, एक डायमीटर से क्वेश्चन आता है ना, डायमीटर से क्वेश्चन यही आता है कि आपकी ईटी की साइज का डायमीटर, ईटी की साइज का डिसाइड कैसे करते हैं, किस साइज की ईटी काम में लेते हैं, या आपको डायमीटर देके पूछा जाता है कि किस साइज का सक्शन कैथेटर काम में लेते हैं। रिसेंटली नोट सेट 6 के अंदर क्वेश्चन आया था कि आपका एक पर्सन है जिसके अंदर 7 mm की ईटी यूज हो रही है और वहां पर सक्शन कैथेटर की साइज क्या होगी, तो 7 का डबल कर लो, 14 आ रहा है, 14 आ रहा है तो 14 का अपना क्या होगा, सक्शन कैथेटर होगा। चलो वेरी गुड, कि यहाँ जो साइज होती है वो किसके अंदर होती है, एमएम में होती है। अभी अपन बात करके आए थे, है ना, कि जो इंटरनल डायमीटर को दिखाने वाली साइज होती है, जो मार्किंग होती है वो किसके अंदर होती है, हाँ एमएम के ऊपर होती है। यस, अंशु मसीह क्या सर वॉइस बहुत स्लो है, हाँ बच्चे आज तो अब स्लो स्लो के अंदर ही क्लास हो गई है ना, बड़ा लेट बताया आपने। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पोजीशन ऑफ नेक ड्यूरिंग इंट्यूबेशन। इसकी बात मैं कर चुका हूं कि अगर किसी पर्सन को अपन के वो इंट्यूबेशन के दौरान पोजीशन देनी है तो इंट्यूबेशन के दौरान जो पोजीशन देते हैं, मैंने कहा आपका मेन प्रायोरिटी क्या होगी, दिस इज द हाइपर एक्सटेंशन। हाँ अपन क्या करेंगे, हाइपर एक्सटेंशन करेंगे, कभी भी हाइपो एक्सटेंशन नहीं करेंगे। चलो इसके अलावा हाँ एक आपके सामने है, दिस इज द मलमपति क्लासिफिकेशन, हाँ मलमपति स्कोर। और ये मलमपति स्कोर से आपके रिसेंटली एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये स्कोर अपन काम में लेते हैं किसके लिए, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए। किसके काम में लेते हैं, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए काम में लेते हैं। इस क्लासिफिकेशन के अंदर, यस इस क्लासिफिकेशन के अंदर अपने को टोटल 4 स्टेज देखने को मिलती है ना, हाँ 4 स्टेज अपने को यहां पर देखने को मिलती है। और जो 4 स्टेज होती है उसमें एक है क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट के अंदर अपने को जो सॉफ्ट पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट पूरी की पूरी दिखाई देती है। अगर मैं कहूं आपको कंप्लीट सॉफ्ट पैलेट दिखाई देती है, हाँ मालमपति स्कोर यूज्ड इन सेडेशन, है ना, एनेस्थीसिया, यस लेमन असेसमेंट फॉर इंट्यूबेशन, यस इसके लिए करते हैं, है ना। और हम कहते हैं कि अगर पर्सन के अंदर क्लास सेकंड है तो यहां पर आपको केवल यूला दिखाई देगा, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर क्लास थर्ड है तो क्लास थर्ड के अंदर अपने को केवल लोअर पार्ट ऑफ यूला दिखाई देगा, केवल यूला का बेस दिखाई देगा। और यूला बिल्कुल भी दिखाई ना दे, है ना, हाँ आपकी जो सॉफ्ट पैलेट है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे, केवल और केवल हार्ड पैलेट दिखाई दे, तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं क्लास 4। तो टोटली 4 क्लास के अंदर अपन डिसाइड करते हैं। अगर यूला दिखाई दे रहा है, सॉफ्ट पैलेट दिखाई दे रही है तो क्लास 1 है। अगर केवल सॉफ्ट पैलेट दिखाई, सॉरी अगर यूला कंप्लीट विजुअलाइज है तो ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं क्या, क्लास सेकंड। यूला का केवल लोअर पार्ट दिखाई दे रहा है तो दिस इज द क्लास थर्ड। एंड लास्ट वन जहां पर यूला बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है वो है आपकी क्लास 4। और हम कहते हैं एग्जाम के अंदर कई बार इस तरह की इमेज दे दी जाती है कि ये मलमपति क्लासिफिकेशन के कौन से स्कोर को बताता है ना, कौन से स्कोर को बताता है। और यहां पर अपने को इस तरह की अलग अलग इमेज दी जाती है। और ये आपके 4 क्या हैं, क्लासिफिकेशन किसके, मलमपति स्कोर के। यस फरहीन चौधरी, गुड इवनिंग बच्चे। चलो आगे आ जाओ। हाँ, फोर्सफुल वेंटिलेशन थ्रो ईटी ट्यूब कैन कोज। अगर किसी पर्सन को फोर्सफुल वेंटिलेशन करवाते हैं, अगर किसी पर्सन को फोर्सफुल वेंटिलेशन करवाते हैं तो उस पर्सन के अंदर हमें क्या देखने को मिल सकता है, यस सीओपीडी, न्यूमोथोरेक्स, डायफ्रेगमेटिक हर्निया या एस्पिरेशन।
हाँ, अगर हम किसी पर्सन को फोर्सफुल वेंटिलेशन करवाते हैं तो फोर्सफुल वेंटिलेशन के कारण हमें ईटी ट्यूब पर क्या देखने को मिल सकता है? फोर्सफुल वेंटिलेशन और फोर्सफुल वेंटिलेशन के कारण हमें क्या देखने को मिल सकता है? क्लास 4 पूछा था। ओके, मेंस में क्या पूछा था? क्लास 4 पूछा था। यस, हाँ सुदेश, अपन कहते हैं कि अगर पूरा मुंह खुल रहा है, पूरे मुंह खुलने के बाद आपको सामने यूला दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट पूरी दिखाई दे रही है, तो अपन कहते हैं कौन सा है? हाँ बढ़िया, कौन सा है? क्लास 1 है। अब आपको यूला दिखाई दे रहा है केवल, तो अपन कहते हैं कौन सा है? दिस इज द क्लास 2 है। यूला का केवल बेस बेस दिखाई दे रहा है तो अपन कहते हैं क्लास 3 है। यूला बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है तो क्लास कौन सी है? 4 है ना? हाँ, तो इमेज के बेसिस पे अपन टोटली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यस, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं सर डी कि एस्पिरेशन हो सकता है। अरे शाबाश, फोर्सफुल वेंटिलेशन। हाँ, तुम करवा रहे हो एम्बू, एम्बू में क्या दे रहे हो? हवा दे रहे हो, तो हवा देने से एस्पिरेशन कैसे हुआ रे? हाँ, हवा देने से एस्पिरेशन कैसे हुआ? फोर्सफुल वेंटिलेशन का मतलब क्या है? बढ़िया पकड़ पकड़ के दबा दबा के एम्बू कर रहे हो, तो एम्बू करने से क्या कभी एस्पिरेशन हो सकता है? हाँ, शाबाश शाबाश, है ना? हाँ, लास्ट में पूरा पूरा पानी फेर दिया। आ जाओ। हाँ, सीओपीडी भी नहीं हो सकती, सीओपीडी क्रोनिक डिजीज है, एस्पिरेशन नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन बचते हैं 2। सर थोड़ी वॉइस लो आ रही है, चलो अब नहीं आएगी दिव्या। हाँ, अब लो नहीं आएगी। अब सब बच्चे आ गए किसकी तरफ? बी की तरफ की सर न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी पर्सन को ईटी ट्यूब की मदद से फोर्सफुल वेंटिलेशन करवाया जाए तो उस पर्सन का जो विसरल लेयर है वो ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला बना देती है। इधर से बढ़िया ब्रोंकाई थी, अपनी एल्यूलाई थी, और इनके बीच में ज्यादा प्रेशर होने के कारण कम्युनिकेशन हो सकता है, और कम्युनिकेशन हो सकता है तो उसके कारण क्या हो सकता है? न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। हाँ, उसके कारण एयर वेंटिलेशन करवाने से क्या जाती है? एयर, और एयर अंदर जाकर के क्या कर सकती है? न्यूमोथोरेक्स कर सकती है। ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है? दिस इज द बेरोट्रोमा। तो अंदर की तरफ से विसरल लेयर में ट्रोमा होगा, ब्रोंको प्लूरल फिस्टुला बनेगा, और पर्सन के अंदर क्या हो जाएगा? न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा। चलो आगे सुनो, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, इसकी भी बात कर लो। डायफ्रेगमेटिक हर्निया जो होता है, मैंने कहा इस तरह से आपके लंग्स थे, नीचे की तरफ डायफ्राम था, तो अब्डोमिनल कंटेंट का ऊपर की तरफ आ जाना, अब्डोमिनल कंटेंट का थोरेसिक कैविटी में आ जाना, ऐसी कंडीशन को कहते हैं डायफ्रेगमेटिक हर्निया। और ये जो दिक्कत होती है वो किसकी होती है? डायफ्राम की होती है। ये जो दिक्कत होती है वो किसकी है? डायफ्राम की। यहां फोर्सफुल वेंटिलेशन का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर किसी को डायफ्रेगमेटिक हर्निया हो गया तो उसके बाद हम उसे क्या नहीं करवाते हैं? यस, वेरी गुड मेरीना, कि डायफ्रेगमेटिक हर्निया में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है बेग मास्क वेंटिलेशन, बिल्कुल होता है। एम्बू बेग यहां पर फिर क्या हो जाता है? कॉन्ट्रा इंडिकेट हो जाता है। अगर किसी पर्सन को पहले से डायग्नोस हो रखा है डायफ्रेगमेटिक हर्निया तो इस पर्सन के अंदर अपन क्या नहीं करेंगे? अपन एम्बू नहीं करेंगे, अदरवाइज प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो कंडीशन वर्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? दिस इज द बी, न्यूमोथोरेक्स। दिस इज द बी, न्यूमोथोरेक्स। चलो अगला क्वेश्चन है, सून आफ्टर इंट्यूबेशन वेंटिलेशन गिवन यूजिंग। जैसे ही हमने इंट्यूबेशन किया है, जस्ट आफ्टर इंट्यूबेशन या सून आफ्टर इंट्यूबेशन, हाँ हमने वेंटिलेशन किसकी मदद से करवाएंगे? यस, सून आफ्टर इंट्यूबेशन है, हम वेंटिलेशन किसकी मदद से करवाएंगे? हम वेंटिलेशन है किसकी मदद से करवाएंगे? क्या सर? कुछ बच्चे कह रहे हैं बी और कुछ बच्चे कह रहे हैं सी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई तो देंगे, लेकिन अपने मेन जो देने वाली चीज है वो कौन है? दिस इज द एम्बू बेग। वेंटिलेटर तो बहुत बाद में लगाते हैं, पहले जस्ट आफ्टर इंट्यूबेशन अपन क्या करते हैं? कुछ टाइम एम्बू करते हैं, जब तक ट्यूब बढ़िया सिक्योर नहीं कर देते। मैंने कहा केवल और केवल इंट्यूबेशन हुआ है, अब जब तक आप ट्यूब सिक्योर नहीं कर देते, एक बार का पेशेंट स्टेबल नहीं हो जाता है, तब तक आप बढ़िया किससे करोगे? हाँ अंशु, आप किससे करोगे? दिस इज द मैनुअल वेंटिलेशन, और मैनुअल वेंटिलेशन के अंदर क्या आएगा? एम्बू बेग आएगा। वेरी गुड मरीना, हाँ कि हम यहां पर क्या करेंगे? एम्बू बेग करेंगे। चलो आगे आ जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन कॉन्ट्रा इंडिकेशन से, मैंने तुम्हें अभी कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए थे, और इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पर बेग मास्क वेंटिलेशन है कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है? सॉरी, ईटी इंसर्शन कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर ईटी इंट्यूबेशन है कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है? यस शाबाश, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं सर बी, साइनोसाइटिस। हाँ ए, कल्पना ए, फेरिंजाइटिस।
हाँ, अपन ने लेरिंजाइटिस बताया था, फेरिंजाइटिस का कोई लेना देना नहीं था। सब में कर सकते हैं लेकिन इंजरी में नहीं कर सकते। हाँ, मैंने कहा था कि अगर एयरवे में इंजरी हुई है, याद करो अभी थोड़ी देर पहले तुमने कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखे हैं, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर यही बात लिखी है कि अगर किसी पर्सन के अंदर इंजरी है, एयरवे के अंदर अगर इंजरी है, तो ऐसे आदमी को आप इंट्यूबेशन नहीं करोगे, है ना। हाँ कि सर हमारा वो मेमोरी कार्ड है, हाँ 15-20 मिनट वाला है, और 15-20 मिनट में हमें भूले जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। हाँ, और इसके बारे में भी हम बातें कर चुके हैं। हाँ, इसके बारे में भी हम बातें कर चुके हैं। यस, अपर एयरवे के ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं करते हैं, ऊपर वाली इंजरी में नहीं करते हैं। हाँ यस, थैंक यू। हाँ रेबेले, चलो आओ अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। कन्फर्म पोजीशन ऑफ ईटी के लिए क्या करते हैं? यस, अभी बात की थी कि कन्फर्म के लिए क्या करते हैं। ये सारे काम नहीं करते हैं, केवल और केवल क्या करते हैं? चेस्ट एक्सरे करते हैं। ईटी ट्यूब कहाँ है उसके लिए एक्सरे करते हैं, और एक्सरे ये बताता है कि भाई साहब केरिना से कितनी ऊपर है। एक्सरे अपने को ये बता देगा केरिना से 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। और क्यों करते हैं? हाँ, केरिना से अबोव क्यों रखते हैं? क्योंकि कहीं केरिना इरिटेट ना हो जाए। इरिटेट होगी तो केरिना क्या दे देगी? कफ रिफ्लेक्स दे देगी। तो एक पर्पज ये भी है कि कहीं कफिंग ना होने लग जाए, इसलिए। यस एबीजी, अरे एबीजी से कंफर्म कर लोगे। हाँ हाँ दिव्या, शाबाश, बढ़िया रहा, डिलीट कर दिया है ना। हाँ, आपने क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछा है कन्फर्म पोजीशन, और पोजीशन के लिए अपने को हमेशा क्या करना पड़ेगा? एक्सरे करना पड़ेगा। एंड बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द ईटी इंट्यूबेशन। चलिए, हाँ, तो इस टॉपिक से आपके अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने टॉपिक पढ़ते पढ़ते आप में से कई बच्चों के कमेंट आए हैं, सर उस एग्जाम में पूछा गया है, उसमें पूछा गया है। जो चीजें अपन ने पढ़ी है, इनमें ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा प्रीवियस पेपर के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन आ रखे हैं। हाँ, ज्यादा नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन आराम से प्रीवियस, अगर आप हाँ 10-15 पेपर पढ़ोगे तो हर पेपर में आपको एक आधा क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए। जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। क्लास कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ओके, थैंक यू सो मच।